हेलो। हाँ भाई, हेलो बच्चों। क्या स्टेटस है? आप जानते हो हम किस चीज़ का स्टेटस पूछ रहे हैं? उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हैं। हाँ, ए बी क्लियर। गुड। बेटा, एक छोटा सा धोखा हो गया आप लोगों के साथ। ज- हाँ, क्या धोखा हुआ है अभी समझा देते हैं। पहले ज़रा सारे बच्चे आ जाएं, 1-2 मिनट। कल तक हम लोगों ने अपना मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादातर चीज़ें सब कवर कर ली थी। हम्म। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 2 दिन का बढ़िया मौका मिल गया आप लोगों को। किस काम के लिए? हाँ, धोखा देखो, वो जान गया, वो बच्चा जान गया। प्लानर जो बनाया था मैंने उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था कि कल मैट्रिक्स खत्म होना है, कल मैट्रिक्स खत्म होना है, इसलिए मैंने हाफ एन आवर एक्स्ट्रा पढ़ा करके उसको निपटाया था। ठीक है। अभी तक सारे पीवाईक्यू बन रहे हैं अश्वनी। हाँ बेटा, बनेंगे, क्यों चिंता करो, बन जाएंगे, 100% बनेंगे, यही तो है, बस आप हमारे हिसाब से चलते रहो। तो मैंने प्लानर के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा याद था कि कल वो खत्म हो जाएगा। और मैंने जो है हाफ एन आवर एक्स्ट्रा भी क्लास ले ली थी केवल इस वजह से। ठीक। बाद में मुझे बैच मैनेजर ने बताया कि सर आज खत्म होना है, आज मतलब फ्राइडे तक का है, मंडे से कैलकुलस स्टार्ट होना है, तो जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से ही चलते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली प्रीपोन या पोस्टपोन जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो तब तक करते रहिए। तो फिर अब हमने आपसे ये भी कहा था कि हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वेक्टर स्पेस के लिए, तो फिर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, आज ही पढ़ा देंगे वेक्टर स्पेस को। और ज़रूरी नहीं है कि आज क्लास 10 बजे तक चले, हो सकता है आज आधे घंटे पहले छुट्टी हो जाए। तो फिर ईसी और डबल ई ब्रांच वाले बच्चों के लिए है वो। तो सिविल मैकेनिकल के बच्चे क्या करें, सिविल मैकेनिकल तो चिंता ना करो। अब अगर आ ही गए हो तो कम से कम एक फ़ायदा आपको पहुंचाए, एक फ़ायदा पहुंचाएं, फिर उसके बाद आप अगर लॉग आउट करना चाहें तो कर लीजिएगा। और वैसे बेटा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो सब कुछ होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, मतलब वहाँ मैथ लिखा है, बस मैथ लिखा है, मतलब सब कुछ ही है फिर तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का टारगेट है तो आप चाहे सिविल मैकेनिकल हो या कोई सी भी ब्रांच हो, फिर आप वेक्टर स्पेस को आप पढ़ लीजिए। ठीक है। और नहीं, अगर नहीं टारगेट है तो अभी 10 मिनट हम एक आध क्वेश्चन आपको कराते हैं, कुछ एक स्पेशल फायदा पहुंचाते हैं आपका, और फिर आप जो है लॉग आउट कर लीजिएगा। हाँ, केमिकल वगैरह सब में मिला के, मतलब केवल वेक्टर स्पेस गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईसी और डबल ई ब्रांच के लिए, उसमें भी डबल ई ब्रांच में है। ठीक है ना। ईसी में भी बस हिस्ट्री में बस एक बार क्वेश्चन आया था, 2 या 3 क्वेश्चन। अब देखो, मेरे को ये नहीं समझ में आता ये पूछते कैसे हैं। जब मैं कह रहा हूँ ईसी और डबल ई के लिए है तो बच्चे कह रहे हैं सर केमिकल, सर इंस्ट्रूमेंटेशन, सर एक्स वाई जेड ब्रांच, सर पी क्यू आर ब्रांच, सर एबीसी ब्रांच। अब ये क्या मतलब है यार? जब कह दिया ईसी और डबल ई के लिए है, इसका थोड़ा दिमाग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या निकला इस स्टेटमेंट का कि ईसी डबल ई के लिए, इस बात का क्या मतलब निकला? अब मैं अलग से केमिकल बोलूं, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन बोलूं, फिर एक्स वाई जेड ब्रांच बोलूं, पी क्यू आर ब्रांच बोलूं, एबीसी ब्रांच बोलूं, और भी कोई ब्रांच होती है तो वो भी बोल दूं, 1 2 3 ब्रांच उसमें भी नहीं है, 4 5 6 ब्रांच उसमें भी नहीं है। अब ऐसे बोलूं? यार कुछ तो सोचा करो, खुद तो दिमाग लगाओ। हाँ जी। और पहली बात तो ईसी डबल ई में भी कोई मतलब की बात नहीं है, वो तो ऑफिशियली लिखा है। तो आप में से कुछ लोग जो सिलेबस रटने की कोशिश करते हैं, सिलेबस रटते हैं, बस वो आ जाते, सर 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 वेक्टर स्पेस कहाँ है, वेक्टर स्पेस क्यों नहीं पढ़ाया? जो पढ़ा दिया वो कुछ नहीं आता, वेक्टर स्पेस क्यों नहीं पढ़ाया, बस ये है समस्या सबसे बड़ी। हाँ, तो अब चुपचाप से पढ़ लो, चुपचाप से पढ़ लो। और यहाँ पे देखो क्या है, पहले आपका फायदा पहुंचा है सारी ब्रांचों का, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे जा करके क्लास लॉग आउट करना अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। एक फायदा तो एटलीस्ट पहुंचा ही दें। बेटा डायग्र ये एलयू तो मैंने पढ़ा दिया था, एलयू डिकम्पोजिशन, डायगोनलाइजेशन, रीका पीका वो सब तो हो ही गया था। हाँ, वेक्टर स्पेस तो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। कल बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा क्लास में कराई थी, वो आज होती तो ज्यादा अच्छा रहता, मुझे ध्यान ही नहीं था। इफ ए इक्वल्स टू, बेटा अगर मान लो ऐसा लिखा है ए इक्वल्स टू, मान लीजिए लिखा है 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 अल्फा, और फिर 0 1 0 0 अल्फा 0, 0 0 1 अल्फा 0, 0 अल्फा 0 1 0 0, और फिर ये क्या आ जाएगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक भी सही है। और इसके बाद ये इधर आना चाहिए था। क्वेश्चन को डिजाइन ही करना पहले तो बड़ा मुश्किल काम है।
जीरो अल्फा, हाँ जी यहाँ भी सही है, जीरो अल्फा जीरो जीरो वन जीरो अल्फा जीरो 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 वन। अगर ऐसा लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू दिस वन, इफ ए इक्वल टू दिस वन, और साथ में लिखा है और अल्फा पॉजिटिव, देन फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा फॉर विच ए इज सिंगुलर, फाइंड अल्फा फॉर विच ए इज सिंगुलर। चलो पहले ही क्वेश्चन में पोल कराता हूँ, ए बी सी डी, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस वन, अल्फा की वैल्यू माइनस वन, अल्फा की वैल्यू प्लस वन, अल्फा की वैल्यू टू। कह रहे अल्फा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए सिंगुलर होगा। सर वेक्टर स्पेस और वेक्टर कैलकुलस डिफरेंट है क्या? जितने जमीन और आसमान में डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस है। हम्म एक बच्चा कह रहा है सर आप जो कराओगे वही आएगा, बच्चे फालतू में परेशान होते हैं, ये भी इसको भी सही कर दो स्टेटमेंट। हम जो कराएंगे उससे भी कम आएगा, उससे भी कम आएगा, हम ज़्यादा ही करा देंगे। हम्म क्या करें, इसका आंसर निकालो। पोल, अच्छा पोल देना है, लो पोल, 45 सेकंड का पोल, सिंगल चॉइस स्टार्ट पोल। पहले ही क्वेश्चन से पोल करा के बेइज्जती करना शुरू। हम्म पोल पे आंसर दो। पोल का इंतजार कर रहा हूँ मैं, बस उसके बाद बढ़ जाएंगे आगे। आज कैलकुलस स्टार्ट नहीं होगा, मंडे से स्टार्ट होगा बेटा। वो तो सिविल मैकेनिकल के जो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, केमिकल के बच्चों ने, उनके लिए हम कह रहे हैं लाओ थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा ही देते हैं। हाँ जी पोल स्टॉप हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर ये हो गया इस तरह से, 60% बच्चों ने आंसर सही दे दिया था, बिल्कुल सही बात है। इनमें से इन 60% में भी से भी 90% लोगों ने हिट एंड ट्रायल से दिया है, और कोई गलत भी नहीं है उसमें, हिट एंड ट्रायल से आंसर दिया है। यशवी सोलंकी, अभिषेक सूर्यवंशी, ये क्या नाम है, दज ओमकार चौधरी, रोहित और एएस और पूर्णिमा। एएस नाम का भी कोई बच्चा है? एएस का मतलब होता है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक अजीब तरीके का स्पॉन्डिलाइटिस होता है, वो भगवान न करे किसी को हो जाए। खैर आपने एएस नाम पता नहीं क्यों रखा अपना। वापस आए, ए इज सिंगुलर। बेटा यहाँ पे देखो कॉमन सेंस से बात कर लेते हैं पहले, कॉमन सेंस से, बाई कॉमन सेंस मेथड वन। सर ये कॉमन सेंस ही तो कॉमन नहीं होता, हाँ बाई कॉमन सेंस, इफ वी टेक, if we take alpha equals to 1, if we take alpha equals to 1 then r1 is equals to r6। चेक कर लो, अगर अल्फा को 1 ले लेते हैं तो r1 और r6 इक्वल हो जाएगा। ये देखो r1 इक्वल्स टू r6 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1, r1 इक्वल्स टू r6। एंड इन दैट सिचुएशन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 हमने पढ़ा था, इफ इन अ मैट्रिक्स एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, ऐसा सुना था। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो है ना, हेंस हेंस अवर एजम्पशन इज करेक्ट, कंफर्म हो गया, हेंस अवर एजम्पशन इज करेक्ट, करेक्ट है। ये रहा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस ऐसे ही पता चल गया बेटा। एग्जाम में 2 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, ये गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्जर्वेशन से जो एग्जाम में आया था वो तो बात खत्म हो गई है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह देता, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दे देता मैं क्वेश्चन, अब मैं कह देता ए इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 2, यहाँ लिख देता 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0, फिर देखो 0 और यहाँ पे लिख देंगे 0 2 1 0 0 0 2 1, नहीं 0 0 1 0 और 2 0 0 0 0 1। हाँ जी, अगर मैंने ऐसा लिखा होता इफ ए इक्वल्स टू दिस वन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें क्या करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी क्या करें इसका, अब इसको तो ऐसे नहीं कर सकते आप,
सर अगर -1 लेंगे तो क्या आइडेंटिकल होगा? कैसे होगा बेटा? अल्फा 1 0 0 0 -1 और ये होगा -1 0 0 0 0 1, तब आइडेंटिकल नहीं होगा। हालांकि वैल्यू तब भी जीरो होगी बेटा। अल्फा इक्वल टू -1 पे आइडेंटिकल नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ -1 रख दिया और फिर मैंने R6 प्लस R1 करा, R6 प्लस R1, देन R6 विल बिकम 0 और R6 विल बिकम 0, देन इन दैट सिचुएशन अगेन इट विल बी सिंगुलर। तो खैर वो इन्होंने पूछा भी नहीं था, इन्होंने क्वेश्चन को डिजाइन करा था पॉजिटिव अल्फा के लिए, पॉजिटिव अल्फा के लिए। हाँ जी, इसका बताइए। चलो, जिन बच्चों को आइडिया है उन्होंने बता दिया। देखो अब इसको ऐसे तो किया नहीं जा सकता, तो मतलब इसका कोई ना कोई तरीका होना चाहिए भाई। इसी तरह से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, कोई तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे अभी। पहले हम इसके लिए एक फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे देखो, आप इस चीज़ को फॉर्मूले की तरह से याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो 1 अल्फा अल्फा 1, तो अगर मैं इसका आपसे डिटर्मिनेंट पूछूं तो आप कहोगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख सकते हो बेटा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ a इक्वल्स टू 1 0 0 अल्फा 0 अल्फा 0, ये भी क्या लिखता हूँ मैं, 1 अल्फा 0 0 अल्फा 1 0 अल्फा 0 0 1। बेटा अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट पूछूं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करके आप एक बार देखिएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट यही आएगा। आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, ऐसा ही कुछ आएगा। इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे। देखो उसी तरीके से 6 क्रॉस 6 में अल्फा 0 1 0 0 0 0 अल्फा और अल्फा 0 0 0 0 1, ठीक। और बाकी के बीच में बातें आपको पता ही हैं, 0 1 0 0 अल्फा 0, फिर क्या होगा 0 0 1 और अल्फा 0 0 0 0 अल्फा 1 0 0 और 0 अल्फा 0 0 1 0, ठीक है। ये देखो वही पैटर्न है। इसकी वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे, तो अब आगे से ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 3 ऐसे बढ़ता चला जाता है। 2 क्रॉस 2 का है तो वो रहा 3। अब इतना फेमस क्वेश्चन है तो याद रखो बेटा। आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो 4 क्रॉस 4 तक का आप निकाल के देख सकते हो, उसके बाद उसी पैटर्न पे ये लिख देना 4 क्रॉस 4, फिर 6 क्रॉस 6, फिर अगर 8 क्रॉस 8 है तो पावर 4 हो जाएगी। मतलब कि ऑड पावर पे ऐसा मत करना, खाली इवन पावर के लिए फॉर्मूला वैलिड है जो सामने दिख रहा है। अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत निकाल सकते थे। बताइए आंसर। हेयर अल्फा इक्वल्स टू 2, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 3, तो 1 माइनस 4 की पावर 3 और आ गया -27। ये रहा आंसर। तो बेटा इसके बेसिस पे उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था। देखो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे कर ले गए, हमें वो फॉर्मूला याद नहीं था तब भी कर ले गए, कैसे, कॉमन सेंस से कर ले गए। अदरवाइज फॉर्मूला याद होता तो इसका मेथड 2, यहाँ पे देखो मेथड 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 और इसका डिटर्मिनेंट होता है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0 आ गया बेटा। अल्फा की वैल्यू +-1 आ गई, लेकिन कुछ बच्चे +-1 पे आंसर लगा देते, पर इन्होंने फोकस किया कि पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ से केवल और केवल एक आंसर आया पॉजिटिव। सही हो गया ना, उसका मेथड 2 ये रहा। अभी ठीक हो गया। तो कुछ तो वैल्यू एडिशन हुआ आपका क्लास में आने से, इतना तो एटलीस्ट फायदा हो गया। थ्री क्रॉस थ्री का कुछ नहीं होगा, उसके लिए ऐसा पैटर्न नहीं है, बस आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5 का है बेटा, तो मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो फिर पूछ रहा है सर आज कैलकुलस स्टार्ट होगी, लेट आने वाले बच्चों को जवाब नहीं दिया जाता, कोई भी हो वो चाहे। चलो बता देते हैं, नहीं होगी, नहीं होगी, मंडे को ही स्टार्ट होगी। ये जो धोखा हुआ था इसी वजह से तो एक अलग से क्वेश्चन कराया। वैसे ये ना डीपीपी का क्वेश्चन है बेटा, डीपीपी का मैंने यहाँ करा दिया। खैर ये आप ध्यान रखेंगे इस पैटर्न को, ठीक। चलो एक और प्रैक्टिस कर देते हैं, एक और प्रैक्टिस कर देते हैं आपके लिए। अच्छा ये बताओ, कल ए ट्रांसपोज और ए इंटू ए ट्रांसपोज के बारे में क्या बताया था, क्या बताया था? उसकी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं? सेम होती है। मान लीजिए ऐसा लिखा हो 7 8 ऋण -9, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड
ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है और ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो। वैसे तो सेम आएगी, आप जानते हो। इसको ढंग से कर लेते हैं, रुको। 8 7 - 2, हाँ जी। अब जरा बताओ, हम आंसर मैच करा देंगे आपका। ये है इफ ए इक्वल टू दिस वन दैट फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। पहले तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं बताइए। हाँ जी, ये दोनों में पॉजिटिव और जीरो, बहुत अच्छी बात है। या तो पॉजिटिव होंगी या जीरो हो जाएंगी, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन साथ में सेम भी तो होती हैं। दोनों की आइगन वैल्यूज नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होती हैं, दोनों की नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होती हैं। सिमेट्रिक होता है, बहुत अच्छी बात है, सिमेट्रिक भी होता है और नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होती हैं। तो पहले बेटा देखो, इसमें आपको ना वो देखो, मैंने जान के आपको 2 × 3 का दिया है। कल आपको 2 × 2 का दिया था तो शायद फीलिंग नहीं आ पाई होगी। तो अब आज हम ए ट्रांसपोज इंटू ए चेक करते हैं। तो ए ट्रांसपोज ये 3 × 2 का बचेगा, 3 × 2 बचेगा, क्या मतलब रह जाएगा। और 14 और ये है 8 7 - 2। और बेटा फिर यहाँ पर 4 11 14 और 8 7 - 2 और ये कितना है 2 × 3 का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बाई कितने का आ जाएगा 3 × 3 का। मल्टीप्लाई करके बताइए। अच्छा, अब हम आगे लिख देते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। कुछ काम आप भी तो करो। हाँ जी, 4 11 14 4 11 14 8 7 - 2। अच्छा, और ए तो ये आ गया और इसका ट्रांसपोज 4 11 14 4 11 14 8 7 - 2। बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। सही हो गया 2 × 2 का। देखो कैसे, ये 2 × 3 है, ये 3 × 2 है, देखो आ गया। अच्छा याद करो बेटा, याद करो, आप में से पहले और दूसरे दिन जब बच्चे हमसे पढ़ना शुरू किए थे तो आप में से बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता था। मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता था, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए। आज 12 लेक्चर के बाद ये पोजीशन है कि आप न जाने कौन कौन सी चीज़ों को करना सीख गए हो। तो आप उस दिन से कंपेयर करो तो वैल्यू एडिशन आपका हो चुका है। आप दूसरे से कंपेयर मत करो अपने आप को कि उसको ज़्यादा आता है मुझे कम आता है। आपको खुद कितना आता था और आप वहां से कहां तक पहुंच गए हो, आपका वैल्यू एडिशन कितना हो चुका है, ये सोचो। अगर आपने सीरियसली 12 दिन क्लास में रहे हैं तो इतना हो चुका है कि इतना आपने सोचा भी नहीं होगा। खैर, इसको बेटा कर लेना, मैंने जान को होमवर्क के लिए दिया था। देखो इसकी आइगन वैल्यूज जो आएंगी लेमडा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बेसिस पे आएगी 360 90 और 0, ये आएगी। और ऐसे ही इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी दो ही आएंगी ना, आएगी 360 और 90। देखो मैच हो गई वैल्यूज, नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होती हैं। और देखो नेगेटिव नहीं आई, नेगेटिव नहीं आई। खैर अब प्रैक्टिस हो गई बेटा। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, वेक्टर स्पेस, है ना। मेन काम तो शुरू करें वेक्टर स्पेस, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आपका टारगेट है तो आप में से सबको पढ़ लेना चाहिए, फिर उसमें कोई सिलेबस का सेग्रीगेशन नहीं है, गेट में सेग्रीगेशन है। अमन गुप्ता, सर एग्जाम में को फैक्टर निकालने के लिए आता है क्या? ऐसा तो नहीं, शायद एक आध बार कभी आया है तो मैंने सिखाया है आपको को फैक्टर निकालना। बेटा को फैक्टर मैंने निकालना सिखाया है आपको। हम्म, सिखाया है? नहीं सर, नहीं सिखाया सर। कहाँ सिखाया आपने? लो दिखा देता हूँ, मैंने सिखाया था। लो मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ इफ ए इक्वल्स टू, कुछ भी लिख देते हैं, 2 - 1 0 1 3 4 -1 2। और चलो इसको 1 ही लिख देते हैं, हर जगह 1 लिखना ठीक नहीं है ना, इसको 5 लिख देते हैं। हाँ जी 5 है। इफ ए इक्वल्स टू दिस वन सच दैट को फैक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू सच दैट, ये सच दैट छोड़ो, को फैक्टर ही चाहिए। देन कह रहे हैं देन फाइंड को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। बताओ कब सिखाया था ये को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है, कहाँ सिखाया था? हाँ देखो बताया, सिखा दिया था, कर लेना फिर बेटा, खुद ही कर लेना। देखो क्या कहा था हमने आपको बेटा, एडजॉइंट निकालने की शॉर्टकट मेथड सिखाया था एडजॉइंट का, उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स में एडजॉइंट का ट्रांसपोज, और इसके लिए शॉर्टकट सिखाया था, बस मैं लिख दे रहा हूँ, करूँगा कुछ नहीं। 1 3 4 -1 2 5 ऐसे लिखते थे, 2 1 -1 -1 3 2, फिर लिख देते थे 2 - 1 0 2 -1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 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 ये कब सिखाया सर, कब सिखाया सर? पता नहीं कब सिखाया, हमको तो याद भी नहीं आ रहा हमने कब सिखाया था। आप खुद समझो, एडजॉइंट का शॉर्टकट बेटा यहाँ था। देखो सीधे लिखने का प्रोसेस था, खुद ही से लिख लेना, और फिर जो ये एडजॉइंट है उसका ट्रांसपोज वहाँ ले लेना, वही आंसर है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अगर कभी आएगा तो ऐसे कर लेना।
सेकंड लेक्चर में, शाबाश, उसको पता भी है कि सेकंड लेक्चर में इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था। बढ़े आगे। गेट 2024 में सर नॉन ट्रिपल गेट 2024 में सर लीनियर से कितने क्वेश्चन आए थे? जितने भी आए थे वो सब आपसे हो जाएंगे, बस इतना है, जितने भी आए थे वो सब आपसे हो जाएंगे। आप में से कोई लोग कह रहे हैं नॉन लीनियर, सॉरी नॉन ट्रिवियल, और क्या कह रहे हैं नॉन वो नल स्पेस। नल स्पेस बेटा आप भूल गए, नल स्पेस कहते किसे हैं? हमें लग रहा है वेक्टर स्पेस शुरू करने नहीं दोगे। नल स्पेस किसे कहते हैं? नहीं बताया था, बता रखा है, होमोजीनियस सिस्टम में नल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस सेट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम सेट ऑफ ऑल दी, इतना गंदा मैं नहीं लिखूंगा। सेट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल स्पेस। होमोजीनियस सिस्टम के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सब के को एक सेट के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसे नल स्पेस कहते हैं। और बेटा इसी नल स्पेस की डायमेंशन को नलिटी कह देते हैं। देखो, एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जिसको नलिटी भी कहा जाता है। नलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए? पहले नहीं, फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मूला तो पता ही है, ऑर्डर माइनस रैंक से आ जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नलिटी का मीनिंग क्या होता है, या डायमेंशन का मीनिंग नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इन नल स्पेस। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इन नल स्पेस इज कॉल्ड नलिटी ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स की नलिटी क्या होती है? उसके नल स्पेस में कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, मतलब डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। आउट ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हाउ मेनी आर इंडिपेंडेंट? तो उन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की काउंटिंग को नलिटी कहते हैं। इसके लिए शॉर्टकट सिखाया था कि ऑर्डर माइनस रैंक से, जिसमें कहा था सम कन्फ्यूजन्स, तो सम कन्फ्यूजन्स करके मतलब क्लैरिफिकेशन ऑफ सम कन्फ्यूजन्स, ऐसा था ना। एक चीज हो, ये जो बच्चा पूछ रहा था सर डायमेंशन ऑफ, या डायमेंशन ये कह रहा था सर नॉन ट्रिवियल नल स्पेस क्या होता है? नॉन ट्रिवियल बेटा ऐसा नल स्पेस जिसमें जीरो सोल्यूशन को हटा दिया गया। जीरो सोल्यूशन भी तो सोल्यूशन होता है, होमोजेनियस सिस्टम का एक सोल्यूशन जीरो सोल्यूशन हमेशा होता है। जीरो सोल्यूशन को हटा दिया गया मतलब केवल नॉन जीरो सोल्यूशंस को डाला गया। ऐसा नल स्पेस जिसमें केवल नॉन जीरो सोल्यूशंस लिखे गए हैं, वो भी इनफाइनाइट हैं, उसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल नल स्पेस। हाँ, अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक, शाबाश। ये ऑर्डर माइनस रैंक में बेटा एक्चुअल में ये एन, यहाँ पे किताबों में एन की जगह ये एम क्रॉस एन या एन क्रॉस एन ही दे देते हैं। लेकिन अगर कॉलम अलग हैं तो क्या लिखेंगे? मान लो कॉलम और रो की काउंटिंग अलग अलग है। देखो अगर ऐसा होता, एक्चुअल में बुक से कन्फ्यूजन क्यों होता है? एन क्रॉस एन में बेटा यहाँ देखो एन क्रॉस एन में दोनों बराबर हैं तो एन माइनस आर लिख देते हैं। लेकिन कभी अगर ये ऐसा दिया हो एम क्रॉस एन तो उस सिचुएशन में भी बुक वाले एन माइनस आर लिख देते हैं और बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ मतलब ऑर्डर के बराबर है, नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए मैंने लिखा था नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए, है ना, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। चलो अच्छी बात है, याद आ गई सारी बातें। एक्चुअल में यार नंबर ऑफ कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताइए? शाबाश, बहुत से बच्चों को पता था। मतलब नंबर ऑफ कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है रियलिटी में? नहीं पता? वेरिएबल्स को, बेटा वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए, वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए, तो उसको मैंने आपको आसान करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिया है। ठीक, उमेश को मालूम था कि वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। शाबाश, चलो हटाओ, अब हम किसी का कोई डाउट नहीं ले रहे, हमको अपना अपना मेन चीज पढ़ानी है, वेक्टर स्पेस। अब आ जाओ वेक्टर स्पेस पे। क्या होता है ये वेक्टर स्पेस? इजी भाषा में बोला जाए तो वेक्टर्स से बनने वाला सेट वेक्टर स्पेस कहलाता है। वेक्टर्स से जो सेट बनाया जाए उसको हम वेक्टर स्पेस कह देते हैं। इसको हम रफ लैंग्वेज लिख रहे हैं, रफ लैंग्वेज। रफ लैंग्वेज मतलब लेमैन की लैंग्वेज। अभी ये ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, मतलब रफ डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको लेमैन के हिसाब से। मतलब शुरू में तो हम सब लोग लेमैन ही होते हैं ना किसी भी टॉपिक में। तो रफ डेफिनेशन, देखो रफ डेफिनेशन क्या हो सकती है? सेट ऑफ
वेक्टर से बनने वाला सेट, सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाइंग, सेट ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाइंग, सेट ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको सेटिस्फाई कर दे। सेट ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस इज नोन एज वेक्टर स्पेस, सेट ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस नोन एज वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे v इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ऐसे ही अगर मैं कह दूं v इक्वल्स टू आर क्यूब, बेटा ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स आते हैं और पेयर को कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स का सेट, जितने भी कॉलम मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल में पॉजिटिव हैं, सॉरी पॉसिबल हैं, वो आर स्क्वायर के अंदर आते हैं। ऐसे ही जितने भी कॉलम मैट्रिक्स 3D में पॉसिबल हैं, कॉलम मैट्रिक्स 3x1 के, वो सब आर क्यूब के अंदर आ जाते हैं, जिसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते थे हम लोग, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ये 2D स्पेस 3D स्पेस। बेटा ऐसे ही 4 डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है, 4D, मतलब इसके अंदर जो कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे वो 4D टाइप के आ जाएंगे। ये सब एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेस के, इनको हम वेक्टर स्पेस कह देते हैं। मतलब आप अभी तक जिसे बेटा 2 डायमेंशनल प्लेन कहते थे, 2 डायमेंशनल प्लेन, हम उसको 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ऐसे ही आप जैसे 3D स्पेस समझते हो, XYZ स्पेस जैसे वो कहते हैं, तो वो हमारे लिए 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस। अब सारे लोग आदित्य राज अभिषेक को टैग करके लिखो पेशेंस, सभी बच्चे आदित्य राज अभिषेक को टैग करिए और लिखो आदित्य पेशेंस रखो। आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा आदित्य राज अभिषेक को। ये पूछ रहा है सर स्पेन क्या होता है, फिर वही बात उल्टा खड़े होकर बता दूं स्पेन क्या होता है, कैसे बता दूं, समय मुझे दोगे कि नहीं दोगे, या सीधे स्पेन से ही शुरू कर दूं? बहुत बढ़िया। अब मैं डायलॉग अभी उल्टा सीधा मार देता, लेकिन मैंने रोक लिया अपने आप को। चलो छोड़ो, इनका कहने का मतलब ये है कि छोड़ो, हटाओ, वीडियो मोड में बोलना ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी बेटा, सेट ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस नोन एज वेक्टर स्पेस। तो मतलब अभी हमने वेक्टर स्पेस को समझा थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? एंड इट्स एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। वैसे भी वेक्टर लिखा है तो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा, आर इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे। अब बता सकते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, जल्दी बताओ। अरे आपको जो लगा वो ज्यादा ना लगे, पहले जो है हमारी बातें सुना करो। हाँ जी बताओ, क्या इंपॉर्टेंट शब्द है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है सम। हाँ जी सम, या फिर नहीं, पूरा नहीं, पूरा लिखे सम कंडीशंस। ये तो मैंने अभी बताई नहीं आपको, पहले एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम वेक्टर्स का सेट बनाएंगे तो उसको वेक्टर स्पेस कहते हैं। बेटा ये 10 कंडीशंस होती हैं, 10। वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए होता है, प्योर मैथमेटिक्स में। हम इसका सीधे पहले एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं चीज़ों को। बेटा ये जो वेक्टर स्पेस आपने लिखा है, इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं, स्पैनिंग क्या होती है। स्पैनिंग तो पहले यहाँ पे एक नोट में एक चीज़ समझेंगे, नोट में। अब यहाँ पे देखो, कंसीडर द सेट। मान लो हमने कंसीडर द सेट, मान लीजिए एस स्पेस डब्लू एस ले लिया। कंसीडर द सेट एस, ये लिखा हुआ है 1 0 0, ठीक है, डैश 0 1 0 डैश और 0 0 1 डैश। ठीक है, कंसीडर द सेट दिस वन, एक सेट ले लिया है मान लीजिए। अच्छा, देन एंड लेटस कंसीडर, देखते थे रहना, एंड लेटस कंसीडर एनी रैंडम मेंबर ऑफ आर क्यूब, या फिर कहिए v इक्वल्स टू आर क्यूब, एनी रैंडम मेंबर v इक्वल्स टू आर क्यूब एज बेटा बताओ कोई रैंडम मेंबर 3x1 का बताओ, 3x1 का आर क्यूब का कोई भी रैंडम मेंबर, जो आपका पहला मैसेज आएगा मैं वही लिखूंगा। हाँ जल्दी बताओ, यहाँ बताओ कोई भी एक मेंबर बताइए आर क्यूब का। चलो 1 2 3, बेटा ये बहुत हल्का हो गया, 386 सही लग रहा है मुझे। 1 2 3 बहुत हल्का है, 386 ये एक रैंडम मेंबर है। कंसिडर एनी रैंडम मेंबर ऑफ आर क्यूब एज फॉलो दिस वन, देन वी कैन राइट
देखना जरा, देन वी कैन राइट, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखते रहना, देन वी कैन राइट, यहीं पे लिखने जा रहे हैं 386 इक्वल्स टू 3 टाइम्स और प्लस 8 टाइम्स और प्लस 6 टाइम्स। ठीक है, बताओ क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 010 001, बताओ ऐसा लिख सकते हैं। आपस में रीअरेंज करो, क्या आपको 386 आता हुआ नजर आ रहा है? सर आ तो रहा है, ऐसा आ तो रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो यहाँ पे देखना, इसको मैंने लिख लिया x1, इसको मैंने मान लिया x2, यह लेट अस अज्यूम इट एज x3, तो क्या ये और ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है x4 एक रैंडम मेंबर। अच्छा ये तीनों भी तो इसके मेंबर हैं बेटा, x1 x2 x3 भी तो इसी के मेंबर हैं। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3x1 प्लस 8x2 और प्लस 6x3 और ये x4 इस तरह से आ गया। हाँ कह सकते हैं सर, मतलब ये हो गया कि x4 कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ x1 x2 एंड x3। बताओ हो सकता है x4 कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ x1 x2 एंड x3 एंड x1 x2 x3 आर इन द सेट S। ये x1 x2 x3 S के अंदर है, वो जो सामने लिखा है। तो बेटा इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि आपने क्योंकि एक रैंडम मेंबर लिया है, इसका मतलब किसी दूसरे मेंबर को भी इसी तरह से डेवलप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ x1 x2 x3। किसी तीसरे मेंबर को भी डेवलप किया जा सकता है, चौथे को भी डेवलप किया जा सकता है। इसका मतलब कोई सा भी मेंबर उठा लो, उसको हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने की बात ये हो गई कि एनी रैंडम मेंबर ऑफ R क्यूब कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 एंड x3, कह सकते हैं ना। तो मैं इस बात को लिख ले रहा हूं, इस बात को लिख लेता हूं पहले फिलहाल के लिए, दैट इज एनी रैंडम मेंबर of R cube can be generated with the help of x1, x2, x3, कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ x1 x2 x3। अच्छा अगली लाइन लिखना ही पड़ेगा, और इसको कैसे लिखें, विद द हेल्प ऑफ x1 x2 x3 और एनी रैंडम मेंबर, फिर से देखना, एनी रैंडम मेंबर कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। बताओ S के अंदर ही तो x1 x2 x3 थे। एनी रैंडम मेंबर कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स ऑफ X, रैंडम मेंबर ऑफ V इक्वल्स टू R क्यूब। और वी कैन से दैट, देखो इस सिचुएशन में हमने एक नई बात डाल दी, वी कैन से दैट S स्पेन्स R क्यूब। ये है कहने की बात, S ने R क्यूब को स्पेन किया है। इसको इजी लैंग्वेज में देखिएगा, S स्पेन्स R क्यूब, या कहिए S जेनरेट R क्यूब। बताइए ये बात सही लिखी है कि S R क्यूब को जनरेट कर रहा है। ये जनरेट शब्द बहुत इजी है, तो इसलिए इस शब्द को थोड़ा स्टाइल मारने के लिए स्पेन कर दिया गया। कह रहे इसका नाम स्पेन रखो, जैसे स्पेशल वैल्यू का नाम आइगन वैल्यू, स्पेशल वैल्यू को आइगन वैल्यू बोल देते हैं, ऐसे ही जो वेक्टर जनरेट कर रहा है कह देते हैं वो स्पेन कर रहा है। तो आगे से जो आप स्पेनिंग पूछ रहे थे बेटा, ये है उसका मतलब, ये है उसका मतलब। मुझे लगता है अब आपको स्पेनिंग समझ में आ गया होगा कि स्पेन का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल टू सिमिलरली एनी रैंडम मेंबर, बताना जरा, एनी रैंडम मेंबर ऑफ V इक्वल्स टू R स्क्वायर, मान लो R स्क्वायर ले लिया है, कैन बी जनरेटेड, बताना, कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ मान लीजिए आपकी बार फिर से मैंने एक और सेट लिया है S, और ये आपकी बार, चलो इसको S2 लिख देता हूँ। ये वाला पहला वाला S1 था, ये S1 ने R क्यूब को जनरेट करा, S2 लिख देता हूँ। बताइएगा क्या ये सही लिखा है, 1001 डैश डैश, हाँ जी क्या ये सही लिखा है 1001? क्या कोई रैंडम मेंबर होगा R स्क्वायर का, वो इससे जनरेटेड है? चलो रैंडम मेंबर उठा के देख लें। ये देखो जैसे मान लो 2 - 3, तो बेटा मैं 2 टाइम्स और -3 टाइम्स ऐसे लिख सकता था, 10 और 01। हाँ सर लग तो रहा है ऐसा कुछ होता हुआ, तो मतलब 2 टाइम्स x1 -3 टाइम्स x2। और बेटा ये कौन सा मेंबर है, देखो इस मेंबर को हमने x1 x2 की हेल्प से लिख लिया है, और ये है आपके x1 x2। तो क्या कह देंगे, सो S2 स्पेन्स, S2 किसे स्पेन कर रहा है, R स्क्वायर को, S2 स्पेन्स R स्क्वायर। हो गया यहाँ तक क्लियर?
S2 स्पेंस 8,9 भी ले सकते थे बेटा, बिल्कुल सही है। S2 स्पेंस आर स्क्वायर, S1 स्पेंस आर क्यूब, आगे से खाली S लिखा करेंगे। तो एक जनरल डेफिनेशन बनने जा रही है स्पेनिंग की, बोले जनरल डेफिनेशन। देखो यहाँ पर हमने इसको S1 मान लिया था आपके आपके कहने की वजह से, ठीक है। अब एक जनरल ऐसे बताओ, इसका भी तो कोई स्पेनिंग सेट होगा, इसके लिए भी तो होगा बेटा। क्या होगा? 1000, अलग से लिखूंगा, बोल के ठीक नहीं है, बोल के ये बात ठीक नहीं रहेगी। हाँ जी, यहाँ पे देखो, अब पहला पॉइंट, लीनियर स्पेन क्या होता है? लीनियर स्पेन ऑफ एस, पहले इसका मतलब समझते हैं। लीनियर स्पेन ऑफ एस, लेट एस बी एनी गिवन सेट। मान लो कोई सेट ऑफ वेक्टर्स, मान लो जो है सेट ऑफ वेक्टर्स है एस, एस बी एनी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, देन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस of vectors in S is called linear span, of S. Let S be any given set of vectors, then set of all linear combinations of vectors in S is called linear span of S. That is, इसको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो, अगर मेरे से कहा जाए कि लीनियर स्पेन ऑफ एस बताओ, तो बेटा इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने मैट्रिक्स में सिखाया था शायद 5वें लेक्चर में, C1x1 प्लस C2x2 और प्लस इस तरह से मान लीजिए आर वेक्टर्स हैं, CR, XR, ऐसे लिखा, इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन सारे हैं तो कैसे लिखा जाए बेटा? सारे लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, CI XI इक्वल्स टू 1 to R। इस सेट को हम लीनियर स्पेन कह देते हैं, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने वाला सेट लीनियर स्पेन कहलाता है। इसी स्पेनिंग से हमें दूसरी बात पता चल गई। देखो दूसरी बात क्या पता चल गई? इफ एस स्पेन्स W। अब बेटा इस बात का मीनिंग बताइएगा जो अभी तक सीखे हो आप। S स्पेन्स W, अगर कोई सेट W को स्पेन कर रहा है, देन एनी मेंबर, बेटा बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं क्योंकि थोड़ा हाई लेवल की रीजनिंग है, कुछ बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को बहुत देर में समझ में आता है ये वाला टॉपिक, इसलिए धीरे धीरे चला रहा हूँ। देन एनी मेंबर ऑफ, किसका? हाँ आप बताओगे। एनी मेंबर ऑफ डैश कैन बी एक्सप्रेस्ड as a linear combination of, can be expressed as a linear combination of vectors in dash। इस बात का मीनिंग बताइए। और स्पेन का मतलब होता है जनरेट। बेटा स्पेन का मतलब होता है जनरेट करना, एस डब्ल्यू को जनरेट कर रहा है। चलो पहले वाले में आपने सही बता दिया, अब दूसरे वाले में क्या बताओगे? एनी मेंबर ऑफ डब्ल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस। तो बेटा एस के जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, इन्हीं में से किसी एक तरीके से पहले मेंबर को लिख दोगे, इन्हीं में से किसी दूसरे तरीके से दूसरे मेंबर को लिख दोगे, इन्हीं में से किसी तीसरे तरीके से तीसरे मेंबर को लिख दोगे, ऐसे होता चला जाएगा। सही हो गया? चलो पहली चीज क्लियर। नोट्स बना रहा हूं बेटा, अभी तक समझा रहा था। इफ v इक्वल्स टू आर स्क्वायर देन s इक्वल्स टू 1001 ये लिखा है स्पेंस आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बताओ। इफ v इक्वल्स टू आर क्यूब देन s इक्वल्स टू, चलो ऐसे लिख देते हैं 100 ये क्या हो जाएगा? स्पेंस आर क्यूब। तीसरा एग्जाम्पल जो किसी बच्चे ने बता दिया था, इफ v इक्वल्स टू आर टू द पावर 4 देन s इक्वल्स टू, हाँ जी 100 और 0001 ये क्या हो जाएगा? स्पेंस। ये किसे स्पेन कर रहा है? r की पावर 4। पहला टॉपिक क्लियर। अब अगला आएगा बेसिस, इसके बाद आएगा बेसिस क्या होता है। जितना पहले पिछले की स्लाइड्स में पढ़ रहे थे बेटा, उसका कंक्लूजन ये रहा सामने।
ट्रांसपोज साइन, बेटा ट्रांसपोज साइन इसलिए कि यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने ट्रांसपोज लगा के लिख दिया। वैसे लिखना कॉलम मैट्रिक्स में चाहिए था, कॉलम में, तो जब जगह नहीं होती तो हम लोग ट्रांसपोज लगा के लिख देते कि हम कॉलम मैट्रिक्स ही लिखना चाह रहे हैं। लो, अगर आप ट्रांसपोज से आपको कन्फ्यूजन है तो पूरे ही लिख देंगे। एस इक्वल्स टू ये रहा 1 0 और 0 1, देखो ये है स्पेंस, देन एस इक्वल्स टू इतना स्पेंस आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 4। सर ऊपर में कहाँ, ऊपर में ट्रांसपोज, इस पन्ने पे तो कहीं है ही नहीं ट्रांसपोज। अरे जब मैं कॉलम मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं तो मैं रो के फॉर्म में लिख रहा हूं तो ट्रांसपोज लगा के लिख दूंगा, इसका मतलब मैं कॉलम मैट्रिक्स लिखना चाह रहा था। चलो अगली चीज पे चलते हैं, पहले बेसिस समझते हैं। अरे मैंने एक क्वेश्चन भी लिख के रखा हुआ था आपके लिए। बेसिस देखो भाई, बेसिस क्या होती है। अब नेक्स्ट चीज आ रही है सेकंड स्टेटमेंट, बेसिस। एस इज कॉल्ड बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, फॉर वेक्टर स्पेस वी। बेटा ये वेक्टर लिखा है या वी लिखा है? एस इज कॉल्ड बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस वी इफ पहली चीज फर्स्ट कंडीशन एस स्पेंस, अच्छा इस वेक्टर स्पेस को ना डब्लू लिखो, नहीं तो इस वी से कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वेक्टर स्पेस डब्लू, एस इज कॉल्ड बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस डब्लू इफ एस स्पेंस डब्लू, पहली चीज एस स्पेंस डब्लू। और सेकंड एस कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर ये दो बातें मैच हो गई तो हम कह देंगे वो बेसिस है। एस कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियर स्पैन, बेटा लीनियर स्पैन कुछ नहीं होता, मैंने उस बात को लैंग्वेज में लिख दिया। इधर देखो, यहाँ देखो ये जो लीनियर स्पैन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए ये रहा, देखो क्या मैंने इसको आर स्क्वायर के किसी मेंबर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, आर स्क्वायर के किसी मेंबर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। चलो फिर यहाँ देखो, फिर लीनियर स्पैन आप जानना चाह रहे थे, देखिएगा आर स्क्वायर का कोई दूसरा मेंबर उठा लेते हैं। अब किसी ने 8 और 9 बोला था, 8 और 9, तो बेटा यहाँ देखो 8 और प्लस 9, अब 1 0 0 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 8x1 प्लस 9x2। तो बेटा देखो पहले मेंबर के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन अलग है, दूसरे मेंबर के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन अलग है, तीसरे मेंबर के लिए अलग आएगा, चौथे के लिए अलग आएगा। तो इन सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को अगर एक सेट बना दिया जाए तो उस सेट को लीनियर स्पैन कहते हैं। तो जो कोई भी मेंबर होगा उस लीनियर स्पैन में से ही उसका आंसर आएगा। तो ये जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं इन सबको एक नए सेट में डाल दो, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। अभी सही हो गया? बढ़े आगे, हर जगह कॉलम मैट्रिक्स ही लिखना है आपको। यहाँ पे देखो ये वाला, देखो ये जो x4 नाम का मेंबर आपने बताया था इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये रहा। अगर आप कोई दूसरा मेंबर उठाओगे आर क्यूब का तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अलग आएगा, उन सबका सेट बना दोगे तो उसे कह देते हैं लीनियर स्पैन। बस आप स्पैन पे फोकस करो, लीनियर स्पैन पे फोकस ही मत करो। हाँ जी, ये दूसरी बात को ज़्यादा फोकस किया जाए। ये है एस कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो उसे हम बेसिस कह देते हैं। दो बातें वेरीफाई हो जाएंगी तो बेसिस। तो देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल पहला, बेसिस फॉर W इक्वल्स टू, मान लो W इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज, बेसिस फॉर W इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज, मान लो ये रहा S, देखो 1 0 और 0 1, यही बेसिस भी है। क्यों सर ऐसा कैसे हो गया? यही बेसिस है। क्यों आप बताओ, क्या ये दोनों LI हैं? क्या ये पहले तो ये दो स्पैन कर रहा था, सिखा दिया। क्या ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है? पहला बेटा x1 और x2 आपस में इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ये बेसिस भी है। तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस अभी आएगा थोड़ी देर बाद, फिर से देखिएगा। बेसिस फॉर W इक्वल्स टू आर क्यूब इज S इक्वल्स टू, हाँ जी बेसिस क्या होगी? 1 0 0, फिर से देखो 0 1 0 और 0 0 1, हाँ जी ये बेसिस हो गई। किसके लिए? आर क्यूब की ये बेसिस हो गई। कैसे, आपको कैसे पता चला ये बेसिस हो गई? देखो इसको रीजन दिखाता हूँ। सिंस पहले तो इसका नाम हमने लिखा क्या हुआ है? इसको लिखा हुआ है x1, इसको लिखा हुआ है x2, इसको लिखा हुआ है x3। ठीक है, ये x1 x2 x3 है। सबसे पहले तो सिंस एस स्पेंस आर क्यूब, ये तो हो गया। एंड एस कंसिस्ट LI वेक्टर्स। बेटा हमें पता कैसे चला कि S कंसिस्ट LI वेक्टर्स? बताओ तो हमें पता कैसे चला कि S, देखो यहाँ तो ऑब्जर्वेशन से पता चल गया था कि दोनों में रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब LI। यह बताओ कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन 3 में नहीं लगता, कैसे पता चला? बस इसका रीजन जानना चाहते हैं हम आपसे। ये दूसरा वाला वेक्टर जो है LI सेट ऑफ वेक्टर्स है, कैसे पता चला?
देखें तो क्या बताते हो? पानी पी लूं तब तक। अच्छा हाँ देखो, एक तरीका पीयूष ने बता दिया, पीयूष ने बता दिया, कुमारी, स्मिता, इन्होंने बता दिया। चलो हम बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा ये है आप ऐसे देख लेते, हमको तो ऐसे पता चल गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ट्रिकी मेथड बेटा, LILD वेक्टर्स की ट्रिकी मेथड, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस बागड़ बिल्ला जो बच्चा है इसको पता है, देखो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सही हो गया। वैसे रैंक भी चेक कर सकते थे, रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, बेटा इसकी रैंक 3 आ रही है, रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, या डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एस का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, तो कंफर्म हो गया बेटा। दोनों बातें आपने वेरीफाई कर ली, LI भी है, स्पैन भी है, स्पैनिंग भी हो रही है, मतलब ये बेसिस है, लेकिन ये एक इकलौती बेसिस नहीं है। पहले तीसरा एग्जाम्पल लिखूं फिर इकलौती बेसिस की बात करता हूं बेटा। थर्ड में फॉर W इक्वल्स टू R टू द पावर 4, बेसिस इज क्या बेसिस होगी? S इक्वल्स टू बेसिस इज x1 x2 x3 x4, ये बेसिस है। वेयर x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू और x4 इक्वल्स टू, ये क्या आएगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। क्यों है इसका रीजन बताइए, क्यों है? सिंस एस स्पेंस R4 एक तो है, एंड एस हैज LI वेक्टर्स। अब हमें कैसे पता चल रहा है ये LI वेक्टर्स हैं? एस हैज LI वेक्टर्स, कैसे है भाई LI वेक्टर्स? ऐसे है, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस एस का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा बेटा। स्पैनिंग हो गई, LI हो गया। कह रहे सर ये तो बहुत आसान है, नहीं इतना आसान नहीं है, इस शुरुआत में आसान लग रहा है। अब देखो काम की बात, यहां से शुरू करता हूं नोट में। अब बेसिस, अब एग्जाम्पल्स आर ये सॉरी अब टाइप ऑफ बेसिस, अब टाइप्स ऑफ बेसिस आर कॉल्ड अब टाइप्स ऑफ बेसिस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R स्क्वायर, R क्यूब, R टू द पावर 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब एग्जाम्पल 1 में वो R स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस है, एग्जाम्पल 2 में वो R क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस है, एग्जाम्पल 3 में R की पावर 4 की स्टैंडर्ड बेसिस है। बट बेसिस इज नॉट यूनिक। बेस राइट में भी तो सोचा था, अच्छा चलो छोड़ो बेटा, लेकिन बेसिस, हाँ बेटा आप तो सही सोचे थे, मैं क्या मना कर रहा हूँ कि रैंक के से भी निकाला जा सकता है। अब बताइए बेटा, ये बेसिस यूनिक नहीं होती। अगर कोई कहे कि R क्यूब की क्या यही बेसिस है, नहीं, इसके अलावा इसकी इनफाइनाइट बेसिस हो सकती हैं, लेकिन ये जो स्पेशल टाइप की बेसिस है इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। अब और कौन कौन सी बेसिस हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मान लो पहला, और बेसिस इज नॉट यूनिक, बेसिस यूनिक नहीं होती। तो कैसे निकालेंगे बेसिस, चलो दिखाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा बेसिस कहां से आएगी दिखाने जा रहे हैं। बेसिस इज नॉट यूनिक, देखो थर्ड पॉइंट सबसे पहले तो बेसिस इज नॉट यूनिक। फॉर एग्जाम्पल देखना है, अरे हाथ में मेरे ये है, हाँ, बेसिस इज नॉट यूनिक विच विल बी क्लियर्ड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल, विच विल बी क्लियर्ड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आ रहा है जिसमें मैं कोई दूसरी बेसिस दिखाने जा रहा हूं, किसकी? R क्यूब की। देखो एग्जाम्पल, लेट वेक्टर स्पेस इज R क्यूब, ऐसा वेक्टर स्पेस है। देन मान लीजिए मैंने S लिखा है, एक वेक्टर S तो ले लिया ना, मान लीजिए मैंने इसको कोई और नाम दे देता हूं A, एंड देन A इक्वल्स टू, ये है 1 2 1, बेटा आप देखते रहना, 2 1 -4 and 3 -2 1, let A W equals to R cube, then A equals to this one is also basis for R cube,
इज ऑल्सो बेसिस फॉर आर क्यूब। अब इसको मैंने कह दिया प्रूव इट, इसको प्रूव करो, ये भी इसकी बेसिस होगी आर क्यूब की, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, यहां से दिमाग खुलना शुरू होगा आप लोगों का। चलो जी कैसे प्रूव करें देखना। बेटा बेसिस के लिए दो ही बातें प्रूव करनी है, एक तो स्पैनिंग हो रही हो, साथ में इंडिपेंडेंसी हो रही हो। स्पैनिंग हो रही हो या इंडिपेंडेंसी है, 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। क्या लाइव पता नहीं क्या लिखते हो अमन गुप्ता, हमारी लैंग्वेज ही आपकी समझ में नहीं आ रही हमें। हाँ जी, तो स्पैनिंग और इंडिपेंडेंसी दो बातें देखनी है। सबसे पहले तो इसके लिए हम चेक करें इंडिपेंडेंसी है कि नहीं है। देखो यहाँ पे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट बेटा 1 2 1 2 1 माइनस 4 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1, इसका डिटर्मिनेंट अगर याद करो मैंने पहले दिन सिखाया था -42 आता है। हम जान के क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन करने में क्लास के दौरान। तो बेटा डिटर्मिनेंट -42 आ गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो वेक्टर्स सो x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बेटा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक। कहाँ से, इसको क्या माना गया है x1, इसको क्या माना गया x2, और ये क्या है आपका x3, x1 x2 x3, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई। अब स्पैनिंग भी हो जाए तो काम बन जाए। तो स्पैनिंग करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखो लेट अस टेक एनी रैंडम मेंबर, लेट अस टेक एनी रैंडम मेंबर ऑफ w इक्वल्स टू आर क्यूब एज, लेट अस टेक एनी रैंडम मेंबर ऑफ w इक्वल्स टू आर क्यूब एज, मान लीजिए कोई वेक्टर ले लेते हैं, x4 नाम का x4। बेटा मैंने अपने मन से ले लिया 2 4 1 ऐसे ले लिया, कोई भी एक रैंडम मेंबर लेना था, हमने 2 4 1 ले लिया, ठीक है। हाँ 2 4 1 ले लिया। अब देखो क्या करें, अगर बेटा इस मेंबर को आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया तो हम कह देंगे स्पैनिंग हो गई। बताइए स्पैनिंग का क्या मतलब था कि एनी रैंडम मेंबर ऑफ W कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ x1 x2 x3, ये वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ x1 x2 x3। अगर आपने इस वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया तो आप कह देंगे स्पैनिंग हो रही है। तो चलो हम पहले फोर्सफुली लिख करके देखते हैं कि कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रहा है। देन let us take any random member of W as x4 equals to this one, then taking x4 equals to k1 x1 plus k2 x2 और प्लस k3 x3। मैंने क्या करा, फोर्सफुली मैंने ऐसा लिखने की कोशिश करी कि k1 x1 k2 x2 k3 x3 की वैल्यू x4 है। बेटा अगर if it is possible to find the values of k1 k2 k3 satisfying this equation, then we will say that कि x4 can be expressed as a linear combination of vectors x1 x2 x3, it means spanning is done। अब प्रॉब्लम है k1 k2 निकालना, तो कैसे निकाला जाए k1 k2 को, देखते जाओ। यहाँ पे निकालने जा रहे हैं 2 4 1। बेटा यहाँ पे देखो k1 और k1 के बाद पहला वेक्टर है 1 2 1। अब थोड़ा कन्वेंशनल टच दे रहा हूं मैं चीजों को, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा थोड़ी देर बाद पता चलेगा। 2 1 और -4 और प्लस k3, यहाँ पे देखते जाओ 3 -2 1। बेटा कैसे सॉल्व करें इसको, क्या आपने इसको सॉल्व करने का तरीका सीखा हुआ है? मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि सीखा हुआ है। देखो इसको अगर मैं लिख देता 1 2 1 और 2 1 -4 और 3 -2 1 और यहाँ पर मैं लिख देता k1 k2 और k3, बताओ क्या ये चीजें सही लिखी हुई हैं? बताइए क्या चीज सही लिखी है? आपको सर ऐसा कुछ बात नहीं बन रही है ना, आप कह रहे हो सर ऐसी कोई बात नहीं बन रही। चलो मैं आपको ढंग से बात बना के दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हो सकता है आप में से कुछ बच्चे समझ ना पाए कि ये बात लिख कैसे दी गई है। बेटा इनको इक्वेशंस में लिख देते हैं। तो पहली इक्वेशन आ गई, इधर से देखते हैं k1 1 इंटू k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 3 टाइम्स k3, इसकी वैल्यू वो लिखी है देखो 2, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर देखें 2 टाइम्स k1 प्लस k2 और -2 टाइम्स k3। बेटा इस सेकंड वाले को देखा तो सेकंड वाले की वैल्यू 4 है। अब बताइए तीसरी वाली k1 और -4 टाइम्स k2, k1 -4 टाइम्स k2 प्लस k3 इसकी वैल्यू 1 है। अब तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप उस तरह से बदल दो जैसे सिखाया गया है, कैसे सिखाया गया है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स? 1 2 1। बेटा यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ था, 1 2 1, फिर क्या हो गया 2 1 और -4 और लिख दिया 3 -2 1। देखो यही चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा था तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर भी जगह वगैरह है नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1
2 1 - 4, 2 1 - 4, 3 - 2 1। अच्छा यहाँ पर आ गया K1 K2 और K3, K1 K2 K3, इधर क्या है 2 4 1। सही है यहाँ तक? ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ तक ये बातें सही थी, मान के लेते हैं, है ही सही इसमें। अब बताओ क्या मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है आपके लिए? आपको मैंने इसको ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख दिया है कि नहीं लिख दिया? ax इक्वल्स टू बी, नाउ इट इज अ टाइप ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। बेटा आप इसको चेक करो, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा बताइए। वगैरह सुबह सुबह हम कैसे पढ़े, कॉलेज जाना होता है, दूसरा कह रहा मेरा फेवरेट कार्टून भी इसी टाइम में आता है, मैं क्या करूं। अब कार्टून देखने की उम्र है आपकी, अभी भी कार्टून देख के ही काम चला रहे हो, बहुत बढ़िया। हम तो बड़े होके कुछ और देखते थे, आप कार्टून देख रहे हो, बढ़िया भाई। यहाँ भाई ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये है सामने ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब क्या करें, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, सोल्यूशन कैसा आएगा, सोल्यूशन निकालने के लिए बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हैं। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट आप प्रूव कर चुके हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो बाई मैट्रिक्स मेथड, सो बाई मैट्रिक्स मेथड, so by matrix method we can say that, by matrix method we can say that, we can say that equation 1 has unique solution, इक्वेशन 1 हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका कि इक्वेशन 1 हैज यूनिक सोल्यूशन, बता सकते हो? इक्वेशन 1 हैज यूनिक सोल्यूशन, दैट इज यूनिक वैल्यूज। बेटा वेरिएबल्स क्या है इसमें, वेरिएबल है K1 K2 K3, यूनिक वैल्यूज ऑफ K1 K2 and K3 will exist, unique values of K1 K2 K3 will exist and hence एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन डाली है मान लो इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, है ना, लेकिन 1 मैंने वहां ले ली थी, इसको इक्वेशन नंबर अब 1 डालनी पड़ेगी, मजबूरी तो है ही भाई। यहाँ से 1 हटाओ, यहाँ से 1 हटाओ, हाँ जी, क्या लिख दें, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। तो इक्वेशन 2 हैज यूनिक सोल्यूशन, दैट इज यूनिक वैल्यूज ऑफ K1 K2 K3 विल एग्जिस्ट। सही हो गया K1 K2। अब बताओ अगर यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ये रिलेशन वैलिड हो गया कि इनवैलिड, बताइए। इक्वेशन 1 वैलिड हो गई कि इनवैलिड, हमें वैल्यू नीचे क्या आ रही है, सो इक्वेशन 1 विल बी वैलिड, विल बी वैलिड। इस बात का मतलब क्या है कि इक्वेशन 1 विल बी वैलिड, बता सकते हो? यहां तक तो सही है, हाँ वैलिड हो गया। इस बात का क्या मतलब है कि ये वैलिड हो गया है, इक्वेशन 1 वैलिड हो गया, इस बात का भी तो कोई मतलब होता होगा। ना ना, बेसिक बेसिक बाद में, बेसिक तो बाद में होगा बेटा। इक्वेशन 1 वैलिड हो गया, इसका मतलब हो गया कि x4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3, है ना, x4 को लिख सकते हैं इस तरह से, वैलिड हो गया। सो इक्वेशन 1 विल बी वैलिड, हेंस, या हेंस नहीं, एंड इक्वेशन 1 इज वैलिड एंड x4 can be expressed as, can be expressed as linear combination of, x4 can be expressed as linear combination of x1 x2 x3, x1 can be expressed as a linear combination of x1 x2 x3 as follows, लिखा जा सकता है। और बेटा एज फॉलोज के आगे मतलब ये होमवर्क होने जा रहा है, एज फॉलोज कैसे, मैंने x4 की वैल्यू K1 करके कुछ है ना, x1 x2 और x3, कोई इसकी वैल्यू निकाल सकता है K1 K2 K3 की वैल्यू, K1 K2 K3 की वैल्यू, चलो हम ही बता देंगे आपको, है ना, दिमाग में आएगी, अभी अभी बता देंगे। x1 x2 x3 कुछ तो आएगी K1 K2 K3, चलो वो आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखिएगा। कह रहे हैं कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन दिस वन, सो क्या कह देंगे, ये आपने कोई रैंडम मेंबर लिया है, x4 एक रैंडम मेंबर है, यहाँ पे देखो x4 इज द रैंडम मेंबर, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए, सेट ऑफ ए, सेट ए स्पेंस आर क्यूब, देखो, सो सेट ए स्पेंस आर क्यूब, तो बेटा दोनों बातें सेट हो गई, स्पेनिंग भी हो गई, एल आई भी हो गई, हेंस कंफर्मेशन आ गया, हेंस ए इज द बेसिस फॉर आर क्यूब, ए इज द बेसिस फॉर आर क्यूब। ये कैसे निकालोगे K1 K2 K3, बस तरीका बता दो। K3 की वैल्यू इसने बताई 10/3, मेरे को लगता है बेटा गलत है, K3 की वैल्यू 10/3 गलत है।
ये है K1 K2 K3 की वैल्यू, हमारे पास वैल्यू इसकी लिखी रखी है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि कैलकुलेशन में आपका टाइम ना मिले। इतना काम बस मुझे बता दो, ये आपने निकाला कैसे होगा, बताइए ये कैसे निकाला होगा, इसका मेथड बता दो। ये टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसको होमवर्क की तरह दे दिया है। हाँ जी, कैसे निकाला होगा, मेथड का नाम बता दीजिए। देखो इस बच्चे ने बता भी दिया, रोहित ने, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से, शाबाश, बिल्कुल सही बात। K2 की वैल्यू 4/21 देखो उसने निकाल दिया, K3 की वैल्यू -1/14 देखो निकाल दिया, बच्चों ने बता दिया आंसर। और ऐसे ही पहली वाली वैल्यू 11/6 आएगी। खैर, यूनिक वैल्यूज निकल आई, इक्लोन फॉर्म मेथड, रैंक मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं, शाबाश। इस तरीके से आपके पास सामने आएगा, मतलब आपने कुल मिला के ये प्रूफ कर दिया कि सेट ए स्पैन कर रहा है, R³ को स्पैन कर रहा है। और एक चीज पहले ही आपने प्रूफ कर दी थी कि वो इंडिपेंडेंट भी थे, सेट ए के वेक्टर्स इंडिपेंडेंट भी थे। तो बेटा जब दोनों बातें सेट हो गई तो क्या इसको भी हम बेसिस कह सकते हैं, बताओ क्या ये भी बेसिस है। और इसके लिए कितना मेहनत करनी पड़ी। अच्छा आप कहोगे स्पैन कर रहा है, किसी भी रैंडम मेंबर के साथ आपने ऐसा पॉसिबल कर दिया तो कोई दूसरा मेंबर होगा उसके लिए भी पॉसिबल, तीसरा मेंबर होगा उसके लिए भी पॉसिबल, बस हर एक के लिए K1 K2 K3 की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। कंफर्म है? हाँ जी, तो इस तरह से आप कह दोगे बेसिस। तो अब आप जान गए कि बेसिस यूनिक नहीं होती, बताइए बेसिस यूनिक नहीं होती। देखो गौरव शुक्ला ने निकाल भी दिया कि आ गया सर, इतना सही है, बेसिस यूनिक नहीं होती। तो एक कंक्लूजन बनने जा रहा है, उस कंक्लूजन को लिखेंगे अभी हम। किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो एक नई बेसिस निकाल दी। अच्छा इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या थी, R³ की स्टैंडर्ड बेसिस, बेटा R³ की स्टैंडर्ड बेसिस ये थी 010001, ये थी R³ की स्टैंडर्ड बेसिस जो सबसे आसान थी। लेकिन एक नई बेसिस भी आ गई, ठीक है। अब एक दो बातें और देखने जा रहे हैं। तो कितनी बेसिस आ सकती हैं, इनफाइनाइट बेसिस आ सकती हैं। बेटा यहीं पे लिखेंगे थ्योरी, 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, कहते हैं बेसिस इज नॉट यूनिक, ठीक है, विच विल बी क्लियर इन द फॉलोइंग एग्जांपल। नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड पॉइंट, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन आखिर कैसे डिफाइन करोगे, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो मान लीजिए आपसे कभी डायमेंशन पूछा गया, ऐसे लिखा जाता है डायमेंशन ऑफ V, किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी आप कहोगे सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कैसे, पेशेंस रखो, बता दूंगा कैसे आएंगे, बता दूंगा, पहले देखते रहो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। बस बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको डायमेंशन कह देते हैं। हाँ इनफाइनाइट बेसिस आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बेसिस में एग्जिस्ट फॉर एनी गिवन वेक्टर स्पेस, तो इनफाइनाइट बेसिस में एग्जिस्ट। खैर डायमेंशन को क्या बोला गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, बस बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही आपकी डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन ऑफ R², बताइए, और फिर डायमेंशन ऑफ R³ बताइए। सबसे अच्छा है स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से कर लिया करो, बेसिस तो बहुत सारी होती हैं लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस में आप काउंटिंग कर सकते थे। बेटा इसके बेसिस के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, एक था 10 दूसरा था 01, तो इसका आंसर है 2। R³ की डायमेंशन 3। अब आप ये मत कह देना सर इसमें 3 टपल हैं इसलिए डायमेंशन 3, बेटा 3 टपल अलग चीज है, डायमेंशन अलग चीज है, ध्यान रखना। 3 टपल को डायमेंशन मत बोल दीजिएगा सर इसके अंदर 4 है, ये तो सॉरी ये वाला 4 है, हाँ जी R⁴, इसकी डायमेंशन 4 क्यों आ रही है, क्योंकि इसके बेसिस में 4 वेक्टर्स हैं, बेसिस में 4 वेक्टर्स हैं, ध्यान रखेंगे। हाँ ऐसे बच्चे क्या सोचते हैं कि R4 के अंदर हम क्योंकि 2 3 -4 1 ऐसा कुछ ले रहे हैं तो 4 डायमेंशन हो गया, ना 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 ना, ये 4 टपल है, 4 टपल, उसकी डायमेंशन इस तरह से डिफाइन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। चलिए और देखें, अब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के जा रहा है, फोर्थ कंक्लूजन, फोर्थ कंक्लूजन देखो, इफ डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इज n, मान लीजिए डायमेंशन ऐसी है, देन यहां पे लिखने की बजाय यहां लिखूं, बड़ी लाइन में लिखना है फोर्थ, इफ डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इज n, देन एक थ्योरम है बेटा ये, एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, any set of n linearly independent vectors will form
बेसिस, मतलब स्पैनिंग चेक करने से आज़ादी मिल गई। बस इस थ्योरम की वजह से बेटा स्पैनिंग चेक करने से आज़ादी मिल गई। कैसे मिल गई आज़ादी, पहले तो थ्योरम समझते हैं। कह रहे हैं अगर डायमेंशन n हो जाए, अगर डायमेंशन n हो जाए तो कह रहे हैं देन एनी सेट ऑफ n इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म्स बेसिस। अगर डायमेंशन n हो जाए, एनी सेट ऑफ n इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म्स बेसिस। पहले इसको इजी एग्जांपल में लिखें, इफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज 3, बेटा इसके बेसिस पर बताना, देन एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विल फॉर्म बेसिस। ठीक है, ये बेसिस बना देगी। 3 है तो 3, अगर डायमेंशन 4 है तो 4 इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स विल फॉर्म बेसिस। अमन कुमार, हम पढ़ा रहे हैं बेसिस और आप हमसे पॉलिनोमियल पूछ रहे हो। हाँ, अब नहीं जैन, बेटा डायमेंशन समझ में आने जैसी कुछ चीज़ नहीं है। इसका मैंने एक फैक्ट की तरीके से बताया है, फैक्ट कि अभी मैंने ये बताया कि आप डायमेंशन बोलोगे किसे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का 2 साल का, उससे कहो कि ये हाथ है, क्या मतलब होता है इस हाथ का, वो पूछेगा ना इस हाथ का मतलब क्या है, मतलब वो पूछ नहीं रहा, आपसे मन में सोच रहा है ये क्या होता है, हाथ क्या होता है। फिर हाथ के बाद कहते हैं ये उंगलियां हैं, लो अभी हाथ कह रहे थे अब उंगली कहने लगे। एक्चुअल में आप उनका नाम बता रहे हो, आप उनका नाम बता रहे हो उसका, कि हाथ कहते हैं, इसे उंगली कहते हैं, ठीक है ना। फिर कहते, फिर थोड़ी देर बाद ये भी हाथ है, अरे तो दोनों में तक है, फिर कहा ये सीधा हाथ है ये उल्टा हाथ है, अब वो कंफ्यूज, धीरे धीरे बड़ा होकर समझ में आ जाता है उसे कि ये नाम रखे गए हैं, ये नाम रखे, ये स्लाइडर है, ये पेन है। ऐसे ही बेटा मैंने कहा डायमेंशन किसका नाम रखा गया है, किस चीज का नाम डायमेंशन रखा गया, बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह बेटा वेक्टर लिखना चाहिए था। देखो एलिमेंट्स मतलब वही वेक्टर के फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं ना, तो एलिमेंट्स की जगह इसको हम वेक्टर्स लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस। तो बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स होंगे उनकी काउंटिंग को हम डायमेंशन बोल देते हैं, काउंटिंग को डायमेंशन। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो कहाँ गया वो जो आसान वाला था, ये था, इसके अंदर r³ की डायमेंशन बताओ। इसके बेसिस, ये जो मैंने बेसिस प्रूफ करी है बेटा, इसकी बेसिस में 3 वेक्टर्स हैं तो इसकी डायमेंशन 3। इसके अंदर इसका जो बेसिस है वो ये रहा बेसिस, तो इस बेसिस के अंदर वेक्टर्स की काउंटिंग आंखों से देख के पता चल रही है, तो ये डायमेंशन आंखों से पता चल जाती है, दिमाग से नहीं, है ना। तो देखो ये पता चल गई कि 2 है। ऐसे ही जो r के बाद 4 आएगा उसकी 4 है। अब चलो ये बताओ क्या ये वाला बेसिस था, हाँ इसकी डायमेंशन देखो r की पावर 4, इसके बेसिस में 4 वेक्टर्स हैं तो इसकी डायमेंशन 4 है, बस इतना समझना था। खैर इसी तरीके से मैंने फिर कंक्लूजन निकाला कि अगर डायमेंशन 3 है तो कोई भी 3 li सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस बना देता है। सर इस बात को प्रूफ करिए, देखो प्रूफ हो गया था। बताइए क्या इसको हमने बेसिस प्रूफ करा था, बताइए क्या इसको बेसिस प्रूफ करा था। चेक करो इसकी डायमेंशन क्या होती है स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से बताओ। डायमेंशन ऑफ r³ 3 होती है, तो हमने 3 इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स लिए। देखो वी आर टेकिंग 3 इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, तो ये डायरेक्ट बेसिस लिख सकते हो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने आपको मेहनत कराई, इतनी मेहनत से पता चला स्पैनिंग हुई कि नहीं हुई, स्पैनिंग में ही तो टाइम लगा। तो अगर आप खाली इंडिपेंडेंसी चेक कर ले जाते, आपको पहले से मालूम है उसकी डायमेंशन 3 है, और इसकी आप इंडिपेंडेंसी चेक कर लो, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये स्पैन भी कर रहा होगा, कंफर्म है, मतलब ये समय बच गया आपका, स्पैनिंग वाला समय बचा लिया। बढ़िया हो गया कि नहीं, ये है फायदा उस थ्योरम का। हाँ तो ये वाली चीज यहां पर आ गई, ए इज द बेसिस। खैर अब हम कहाँ जा रहे थे, वो जो पढ़ा रहे थे वहां पे, ये डायमेंशन विल फॉर्म बेसिस। एग्जाम्पल दिखाई दिया था आपको मैंने, एनी सेट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विल फॉर्म बेसिस। चलो एग्जाम्पल में प्रूफ ही करते हैं इस चीज को एग्जाम्पल में प्रूफ करते हैं। लो क्वेश्चन, जहां पे थ्योरी लिख रहे हैं वहां पे क्वेश्चन ना लिखे, है ना, क्वेश्चन कहीं अलग लिखेंगे। लो ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल नॉट बी द बेसिस फॉर r³। एक वेक्टर स्पेस है r³, इसके लिए कौन सा बेसिस नहीं है। ऑप्शन ए, देखो सेट के अंदर मैं ऐसे सेट ए नहीं लिख रहा, हाँ चलो ए ही लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने, मान लीजिए लिख दिया है 1 2 1, अभी थोड़ी देर पहले लिखा ही था इसलिए लिख देता हूँ 2 1 -4
और 3 - 2 1। ठीक है, एक तो ये लिख दिया, डैश मतलब ट्रांसपोज के सेंस में, ऑप्शन ए। अब बताइएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, और बी में बी ही आ गया, लिख देते हैं 1 2 3 डैश, और बेटा 1 2 3 4 5 6 डैश, ठीक है, और 7 8 9 डैश, इसको चेक करना है। अब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में तीसरा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 4 5 डैश, ठीक है। एक तीसरा ये विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द बेसिस फॉर, नॉट बी द बेसिस फॉर, अच्छा ये बेसिस नहीं है। और ऑप्शन डी, डी के अंदर हमने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब ऐसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, पोल लगेगा भाई, पोल लगेगा तभी मजा आएगा। इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है? 60 सेकंड का पोल सफिशिएंट है। एमएसक्यू है बेटा, एमएसक्यू बना के दिया है, फायदा क्या नॉर्मल क्वेश्चन दे दूं, एमएसक्यू। हाँ जी, 60 सेकंड का पोल हम लगाने जा रहे हैं, एंड द पोल स्टार्ट्स नाउ। बताइए अब, केवल थ्योरम के बेसिस पे आंसर, हाँ एमएसक्यू है डबल ऑप्शन बी दे रहे हो और हमने एमएसक्यू बताया है। एक तो मैंने सिखाई दिया आपको, अभी अभी कराया था। और बताइए, नॉट है, ध्यान रखना, कौन सा बेसिस नहीं है। इतनी मेहनत के बाद अब समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसको पता है भाई, अभिषेक सूर्यवंशी, अभिषेक सूर्यवंशी। बेटा सूर्यवंशम मूवी देखी है तुमने? सूर्यवंशी बच्चा मेरे, सूर्यवंशम मूवी देखी है? सोनी मैक्स पे रोज आती रहती है, पिछले 10-20 साल से रोज ही आ रही है। कुमारी स्मिता, उपासना बनर्जी, इन सबका आंसर। विभा पांडे क्या है? वेक्टर्स एलआई होंगे तो स्पैन भी करेगा क्या? हाँ बेटा, वेक्टर्स एलआई हो, साथ में डायमेंशन के बराबर हो, साथ में यस सर, अमिताभ सेट मैक्स पर आती है। ओके ओके, खीर खिला दो, डायलॉग भी पता है उसे। आ तो गया बच्चों को समझ में, इसका मतलब सबका ही आंसर सही हो गया, सबका आंसर सही है, इसका मतलब बच्चों को समझ में आ गया। थैंक्स, थैंक्स टू मी, कॉलर ऊंचा, थैंक्स टू मी। वेक्टर स्पेस बहुत टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है, मैं अपने आप को थैंक्स बोल रहा हूँ कि बच्चों को इतना टेढ़ा कौन सा समझ में आ गया। कौन सा बेसिस नहीं है? बी और सी, बोल स्टॉप, बी और सी। सो रिजल्ट 75%, 62%। चलो काफी हद तक वेटेज ठीक है भाई, है ना, मामला ठीक है इसका मतलब। व्यू लीडर बोल्ड, रोहित, अंकित, अभिषेक, हाँ सूर्यवंशी, शाबाश। रोहित मंडल, ये रोहित 2 बच्चे हैं, ओके। अर्पित साहू, अमन, इतने बच्चों को आंसर मालूम था, बहुत बढ़िया। और ही बच्चों को मालूम होगा, लीडर बोर्ड में ये आए। बेटा कौन सी बेसिस नहीं है? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। कैसे? इनमें से जो एल आई है बस वही आंसर है। देखो आपको पता है, सिंस डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इक्वल्स टू 3, तो कंक्लूजन क्या हो गया? एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विल फॉर्म बेसिस फॉर आर क्यूब। ठीक है, अब बताओ ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी, फॉर ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है, ऑप्शन बी में डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बेटा चेक कर लेना, 0 आ रहा है, दैट इज एल डी, बेसिस नहीं है, बेसिस नहीं है। फॉर सी, ऑप्शन नंबर सी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, बेटा डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, हमने पहले से सिखा रखा है, ये 0 आ रहा है, दैट इज एल डी, बेसिस नहीं है, एल आई पे होनी चाहिए थी। ये आपको बता रखा था, अभी प्रूफ कराया था, ये एल आई है, और ये दोनों क्या है? एल आई है। बेटा ये भी एल आई है, देखने से पता चल रहा है एल आई है। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। इधर देखो, आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस ये रही जो 100 के फॉर्म में आती है, बाकी जितनी भी होंगी वो और दूसरे तरीके की बेसिस हैं। स्टैंडर्ड बस एक ही है, और इनफाइनाइट बेसिस होती है, एक ये रही, और भी हो सकती है बहुत सारी। चलो यहां तक पता चल गया। फॉर ऑप्शन ए, फॉर ऑप्शन डी, हाँ जी, फॉर ऑप्शन डी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एल आई, दैट इज एल आई। चलो ये दोनों बेसिस हैं, ये दोनों बेसिस हैं, सही है। अब नीतीश कुमार, सर ये सब लोग पहले से पढ़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लो। ऐसा नहीं है बच्चा मेरे, पहले से नहीं पढ़े हुए हैं। सुनिए हम बताएं, उन बच्चों को ये याद था कि ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिटर्मिनेंट मैंने सिखा रखा है आपको कि 0 आता है, 0।
एल आई होगे तभी बेसिस होगा, हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट होगा तभी बेसिस होगा। देखो ये सिखा रखा है। ऐसे ही जिन बच्चों ने जल्दी आंसर दिया था बेटा, उनको ये भी मैंने सिखा रखा है, ये भी मैंने वहां पढ़ाया था एल डी एल आई के वेक्टर्स में। हाँ कि 1 2 3 4 5 6 3 4 5 इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आता है। जैसे इन लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट जीरो, 4 सेकंड में आंसर कैसे दिया, कार्तिक बता तो रहे हैं, ऐसे दिया है आंसर। मैंने ये दो क्वेश्चन पहले करा रखे थे आप लोगों को कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, तो तुरंत इन्होंने कहा डिटर्मिनेंट जीरो एलडी, एलडी बेसिस नहीं होगी, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है एलडी बेसिस नहीं होगी। ये मैं करा चुका था, टाइम वेस्ट होगा नहीं, और ये देखने से ही पता चल रहा है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ऐसे किया है, नहीं तो और 15 20 सेकंड और लग जाएंगे, बस इतना ही तो है। अब देखो, अब हमारा खून खौलाने वाला काम कर दिया किसी ने। कह रहा है सर ऑप्शन डी में आपने ट्रांसपोज नहीं लगाया, हर जगह मैंने ट्रांसपोज लगाया था। कह रहा है सर ऑप्शन डी में ट्रांसपोज नहीं लगाया। लो मैंने ट्रांसपोज लगा दिया, तो आप ही के हिसाब से पढ़ा दूं। अच्छा ट्रांसपोज नहीं लगाया, ओके। और भी जगह बहुत सी सारी सारी चीजें थी, ये सेमी कोलन सही से नहीं लगाया था, सेमी कोलन सही से लग गया, सेमी कोलन। क्वेश्चन पूरा लिखना चाहिए था, ये क्यू क्या होता है पूरा लिखेंगे, QUESTION, ये लिखा गया क्वेश्चन। और कहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आ गया सो आंसर, आंसर ये लिख दिया, फाइनल आंसर आ गया। और कहाँ कमी रह गई, यहाँ फुल स्टॉप रह गया, फुल स्टॉप ये भी रह गया। चलो इतना हो गया, आप खुश हो, बढ़े आगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, चलो जी आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, इसको करो। अब इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, रुको रुको रुको, पहले इसको करो। अभी मैं 10 मिनट पहले क्लास में आ गया था, मैंने पहले लिख दिया, ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करो। ईसी ब्रांच 2016 आई थिंक सो, या इलेक्ट्रिकल में था, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ इसका आंसर। अब कॉलर नीचा कर लूँ आगे, जब कोई बढ़िया चीज समझ में आएगी फिर से कॉलर ऊंचा किया जाएगा। इफ द वेक्टर्स, ये लिखा है सामने। अब ये मत सोचना सर ये ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती है, बेटा बेसिस वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल हो जाएं, बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं अगर वो ऑर्थोगोनल हो जाएं तो उनको ऑर्थोगोनल बेसिस कह देते हैं। बस एक ऑर्थोगोनल शब्द से परेशान मत होना, बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं अगर वो ऑर्थोगोनल हैं तो उसको ऑर्थोगोनल बेसिस कहते हैं। अब बताइए, इफ द वेक्टर्स दिस 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 फॉर्म्स एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर 3D स्पेस आर क्यूब, देन द वेक्टर 4 3 -3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसका मतलब ये क्या होगा, वही जो अभी तरीका सिखा रखे थे बेटा। देखो ये वेक्टर ले रखे हैं, वी कैन टेक x4, ये चौथा वेक्टर है ना। इसको मैंने लिख दिया k1 e1, इन्होंने वेक्टर को e1 e2 e3 दिया हुआ है, k2 e2 और प्लस k3 और e3 ऐसे लिखा हुआ है। तो बेटा x4 क्या है, 4 3 -3, देखो ये रहा। और k1 व्हाट इज e1, व्हाट इज e2 और व्हाट इज e3। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, e1 की वैल्यू है 102। क्या उतना ही समय लगेगा, जल्दी बताओ। इतनी मेहनत से जो हमने कन्वेंशनल क्वेश्चन कराया था है ना, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर इसमें हम रैंक मेथड लगाने लगे, रैंक मेथड, पीयूष गुलाटी और अमन को पता था भाई तरीका क्या किया जा सकता है बेटा। अगर हम इसमें रैंक मेथड लगा के निकालें या फिर वही गॉस एलिमिनेशन मेथड या बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपके पास k1 k2 k3 की वैल्यूज आ जाएंगी, और k1 k2 k3 की वैल्यूज इनमें से कोई आएगी, इनमें से कोई आएगी। अब ये समस्या है कि कैसे करें, इतना लेंदी मेथड हम नहीं कर रहे है ना। ट्राई टू फाइंड k1 k2 k3 यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो बेकार है भाई। उस बच्चे को पता था, मैं नाम भूल गया। और बताओ कैसे किया जाए जल्दी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्राई टू फाइंड k1 k2 k3 यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। डू योरसेल्फ, लो इतना मजा आ गया, डू योरसेल्फ। क्यों इरिटेटिंग है, इतना लंबा एग्जाम में हम नहीं करने जा रहे, शाबाश। अब काफी बच्चों ने बोल दिया बेटा ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से फॉलो करना चाहिए। मेथड नंबर 2 यूजिंग ऑप्शन अप्रोच, बेटा ऑप्शन अप्रोच से करना चाहिए। लेकिन ऑप्शन अप्रोच तब चलेगी जब आपको ये पता हो कि x4 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब यही नहीं पता तो फिर ऑप्शन अप्रोच का क्या फायदा। समझ में आया, ऑप्शन अप्रोच कब एप्लीकेबल है, जब आपको बेसिक्स तो मालूम हो कम से कम कि हाँ भाई इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, शाबाश। अब बताओ आंसर,
हम वन बाई वन चेक ही कर लेते हैं बेटा, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो एक एक करके देखते हैं, ऑप्शन डी लेके चलो, बाकी खुद ही चेक कर लेना। -2/5 बेटा यहाँ रख दिया -2/5, ठीक है। फिर K2 की वैल्यू, K2 वैल्यू 3 यहाँ रख दी 3, ठीक है। और फिर K3 की वैल्यू -11/5 यहाँ पे रख दी -11/5। तो देखो सिंपल सी बात है, टेकिंग डी, जरा चेक कर लेते हैं, टेकिंग ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इधर तो लिखी हुई है 4 3 और -3 इक्वल्स टू K1 K2 K3 की वैल्यू डाल दो वहां से, -2/5 ब्रैकेट प्लस और +3 है ये 3 टाइम्स, और ये यहाँ पर है। और फिर K3 की वैल्यू है -11/5। देखो कितना गंदा आता है, ठीक है। 102 ऑप्शन अप्रोच 010, फिर आगे -201 -201। बेटा जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा, रीअरेंज, तो यहाँ पे देखो ये -2/5 और ये 22/5, -2/5 प्लस 22/5, ये आ कितना गया, यहाँ कितना गया, 22 में दोगे 20/4 आ गया, 4 आ गया, बहुत बढ़िया। और बेटा जब दूसरा देखेंगे 0 ये 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 3। और लास्ट वाला बेटा सॉल्व करके देख लेना, -3 आ रहा है, -3। मजा आ गया, मजा आ गया को इमोजी बना देते हैं, मजा आ गया। छोड़ो हम इमोजी नहीं बना रहे, कुछ और लिखेंगे, मजा आ गया, MAG, MAG। ये रहा आंसर, ऑप्शन डी यही सही है। हालांकि आपको सभी चेक करने पड़ेंगे एग्जाम में, लेकिन बेटा कम से कम आसान तो हो गया, कम से कम इतना बड़ा मेथड जो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाने जा रहे थे उससे तो बच गया। आप ऑप्शन दिए हुए थे। सर अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, चुपचाप बैठे रहते और अपनी किस्मत को रोते, बस इतना ही है। तब ऐसे ही तो करते, जरूरी है कि सब कुछ हो ही जाए। तो MAG, जब भी MAG लिखेंगे मतलब मजा आ गया। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे जाएं। बेटा गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, चलो अब इसको करो। कंसीडर द सेट ऑफ कॉलम वेक्टर्स, एक और क्वेश्चन लिख लिया था मैंने। हाँ क्वेश्चन छोड़ देते, बिल्कुल सही बात है, छोड़ा भी तो जा सकता है। हम इकलौते टीचर हैं जो कहते हैं कि क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, क्यों, 100 में 100 पे सिलेक्शन थोड़ी होता है, 80-85 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। अश्विन कह रहे हैं रोटेशनल मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया सर, कल क्या पढ़ाया था अश्विन? बेटा कल के लेक्चर में आप थे नहीं, है ना। रोटेशनल मैट्रिक्स कल पढ़ाया था, रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं उसे, रोटेशन मैट्रिक्स कल सिखा चुके हैं। इसका आंसर बताओ, पढ़ लो क्वेश्चन, मैं तो बातें करता ही रहूंगा। हाँ इक्लॉन फॉर्म से कर सकते थे बेटा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन को इक्लॉन फॉर्म से ही, इक्लॉन फॉर्म से कर सकते हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन हम ही पढ़ लेते हैं। कंसीडर द सेट ऑफ कॉलम वेक्टर्स, सामने लिखा है, देन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ABC और ये D ऑप्शन है, ऑप्शन D भी है। पोल लगा दूं, 30 सेकंड का पोल, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए रुका हुआ, सिंगल चॉइस है बेटा, सिंगल चॉइस है, सिंगल चॉइस, 30 सेकंड का पोल और स्टार्ट पोल 30 सेकंड। काफी देर हो चुकी है इसलिए पोल लगाया 30 सेकंड का। ये क्या मतलब, मोटिवेशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो ऐसा ही है बेटा, हम मोटिवेशन करने का हमारा टारगेट रहता ही नहीं, बच्चों को पढ़ाना टारगेट रहता है, मोटिवेशन करना नहीं। अब बताओ, हो गया पोल स्टॉप? चलो आप में से देखें क्या आंसर दिया होगा, हम पहले सही आंसर दे दें। बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये एक नई बात पता चलेगी अब आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो रिजल्ट 15% बच्चों ने दिया, मैं जानता था ज्यादातर बच्चे ऑप्शन बी देंगे, मुझे मालूम था ज्यादातर बच्चे ऑप्शन बी देंगे। बेटा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी लगाने वालों ने तो तुक्का लगाया है,
उन्होंने केवल हिट एंड ट्रायल से काम चला लिया, ठीक है। ऑप्शन बी वालों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन है इन बच्चों को, बस उसके बाद अभी थोड़ी देर में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ऑप्शन बी क्यों लगाया आंसर। लीडर बोर्ड में देखें, रोहित विश्वकर्मा, सचिन गौतम, धर्मवीर सागर, पूर्णिमा साहू, ये क्या है, अभी विटोकर और डिम्पल सिंह। ये पूर्णिमा साहू, मैं साहू मूवी में देखा था तो मुझे लगता था साहू ऐसे कुछ ना होगा कुछ भी, लेकिन अब पता चला नाम होता है साहू। एक साहू मूवी आई थी ना साउथ का, वो हीरो था कोई। हाँ यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बहुत से बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दिया। देखो ऑप्शन बी आंसर दिया, पहली चीज तो आप आराम से चेक कर सकते हो ये एल आई है कि एल डी है। सोल्यूशन देखो यहाँ पे काम की बात क्या होने जा रही है, वेक्टर ये x1 जो है, x1 या चलो सेट ए को पहले चेक करते हैं। सेट ए कैसे लिखा जाए, सेट ए x1 x2 x1 x2, तो मतलब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिख देंगे तो है 1 -1 0 और 1 0 -1, यही तो है सामने बेटा। 2 क्रॉस 3 का है, उल्टा लिख दिया, 3 क्रॉस 2 का है। हाँ जी 3 क्रॉस 2 का है। बताओ एल आई है कि एल डी है, एल आई है कि एल डी है, जल्दी बताओ। बाई ऑब्जर्वेशन कहा था, इन केस ऑफ टू वेक्टर्स ओनली यूज ऑब्जर्वेशन मेथड। बाई ऑब्जर्वेशन मेथड, बाई ऑब्जर्वेशन मेथड x1 एंड x2 आर एल आई। बेटा ऑब्जर्वेशन से पता चल गया एल आई है। ऐसा कोई भी कांस्टेंट नहीं है बेटा जिसमें 0 से मल्टीप्लाई करे तो -1 हो जाए, ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट शुड बी नॉन जीरो, जीरो में उससे मल्टीप्लाई करे तो -1 हो जाए, मतलब इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो एल आई हो गए। पहली बात सही हो गई। अगर स्पैनिंग भी हो जाए, स्पैनिंग, तो बेटा बेसिस हो जाएगी। अगर स्पैनिंग भी हो जाए तो बेसिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये एल आई तो है, इसी वजह से बच्चों ने इसको लगा दिया और आगे लिखा बट इट डज नॉट स्पैन डब्लू। मतलब ये जो डब्लू नाम का वेक्टर स्पेस दिया, डब्लू नाम का ये जो लिखा है सामने वेक्टर स्पेस है ना, डेफिनेशन के साथ कह रहे ये स्पैन नहीं करता। हम देखते हैं स्पैन करता है कि नहीं करता। अब हम अगर ऑप्शन ए पे, बेटा अगर स्पैन कर रहा होता तो बेसिस हो जाता, अगर स्पैन कर रहा होता तो बेसिस हो जाता। तो मैं दिखाता हूं कि ये स्पैन भी कर रहा है। आपने एक्चुअल में आर क्यूब को समझ लिया जो ओरिजिनल आर क्यूब है। बेटा ओरिजिनल आर क्यूब में तो सब कुछ हो गया, पूरा वेक्टर स्पेस है, लेकिन एक जैसे सेट का सबसेट होता है ना, सेट का सबसेट, ऐसे ही वेक्टर स्पेस का जो सबसेट है उसे सब स्पेस कहते हैं। वेक्टर स्पेस का सबसेट सब स्पेस कहलाता है। देखो इन्होंने यहां सब स्पेस यूज भी किया है, नाम सब स्पेस, तो वेक्टर स्पेस के सबसेट को सब स्पेस कहते हैं अगर वो भी वेक्टर स्पेस हो जाए तो। खैर, तो ये जो आपको दिया है वेक्टर स्पेस, ये आर क्यूब का एक सबसेट है। आर क्यूब के ऐसे एलिमेंट जिनमें तीनों का सम 0 हो जाए उसमें हमें लेने हैं। इस वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, उसमें कंडीशन है कि तीनों एलिमेंट का समेशन 0 आना चाहिए, सही है ना। तो हमें आर क्यूब का इस तरह का सबसेट उठाना है जिसमें ऐसा हो रहा हो। तो चलो देखते हैं डब्लू की डेफिनेशन के हिसाब से डब्लू के अंदर क्या क्या आ सकते हैं यूजिंग। अच्छा, गिवन W इज मेंबर्स ऑफ W क्या क्या हो सकते हैं। यहां देखो 1 -1 0, क्या इन तीनों का सम 0 है, हाँ जी है। 1 0 -1 क्या सम 0 है, हाँ जी है। अब देखो 2 -2 0, क्या ये हो सकता है मेंबर, यस इट विल ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ W क्योंकि इनका सम 0 है। और देखिएगा क्या ऐसा हो सकता है -3 0 और 3, इनका सम भी 0 है। चलो और देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 -1 -1, क्या ये मेंबर आपका W का मेंबर है। बेटा तीनों का सम 0 है, इन्होंने लिखा है कि तीनों एलिमेंट का सम 0 होना चाहिए, ऐसे मेंबर उठाने हैं आपको, तो ये भी हो सकता है। और देखो 4 और मान लीजिए लिख देते हैं -1 और -3, हाँ जी ये भी मेंबर है। और देखते जाना इस तरह से, ऐसे लिख दिया, ये है आपका वेक्टर स्पेस जो दिया हुआ है। अब ये है टोटल नहीं है, आर क्यूब टोटल नहीं है, तीसरा खुद से एज्यूम करना था। अच्छा हाँ, खुद से सारे खुद से ही एज्यूम करने हैं, दो कह क्यों, खुद ही से देखोगे ना। इन्होंने लिखा है डेफिनेशन, डब्लू के अंदर इस तरह के वेक्टर्स डालिए जिनमें एलिमेंट का सम 0 हो जाए। तो बेटा इन सब एलिमेंट का सम 0 है, इनका 0 है, इनका 0 है। अब बताओ क्या डब्लू के अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बताइएगा। जैसे लिख दिया 2 -3 और 2 -3 और 4, अब बताओ क्या ये डब्लू के अंदर हो सकता है। इट डज नॉट बिलोंग्स टू डब्लू, ये डब्लू का मेंबर नहीं हो सकता है। सिंस सम ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट 0, ठीक है ना, तो डब्लू का मेंबर नहीं है भाई। तो बेटा हमने इस तरह के मेंबर यहाँ लिखे भी नहीं, हमने केवल वही मेंबर लिखे जिनमें सम ऑफ एलिमेंट 0 आ रहा है। ये भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, इसको सब स्पेस कहते हैं आर क्यूब का। आर क्यूब का सब स्पेस यही है, इस आर क्यूब का सब स्पेस डब्लू है क्योंकि उसका सबसेट है। आर क्यूब के अंदर तो बेटा ये भी आ जाता,
बताओ आर क्यूब के अंदर तो ये भी आता, वाइल 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 वाइल, रुक जाओ, वाइल 2 माइनस 3 4 बिलोंग्स टू आर क्यूब, ये इसके अंदर तो है क्योंकि आर क्यूब पे कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन डब्ल्यू के अंदर नहीं है जो हमें वेक्टर स्पेस दिया है इन द फॉर्म ऑफ सब स्पेस। अब सोचो क्या ये दोनों मिलके, ये x1 x2 मिलके इसको हम जनरेट कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं, क्या ये दोनों मिलके इसको स्पैन कर रहे हैं? कॉमन सेंस से सोचो जरा बेटा, ये बताओ, मैं एरो बना के दिखाता हूं, क्या देखना, क्या ये वाला मैंने इसी से निकाला था? बताइए, ये वाला वेक्टर ये वाला इसी से निकाला था? हाँ सर इसी से निकाला आपने। क्या ये वाला वेक्टर मैंने यहीं से निकाला? चेक करो बेटा, मैंने इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। आप कहो सर बाकी वाले दो, बेटा ये वाले मैंने इन दोनों की हेल्प से निकाले हैं, देखो 2 -1 -1 मैंने x1 x2 की हेल्प से निकाले हैं। जैसे आपको कल भी सिखाया था इस तरह की कोई चीज, मान लो ये x1 है और ये x2 है, अब कोई भी एक रैंडम मेंबर ले लेते हैं। नाउ अब देखो तीसरा वाला चेक करते हैं, 2 -1 -1, हाँ जी 2 -1 -1, क्या ये x1 x2 से निकला है? चेक कर लें बेटा, ये x1 + x2 है, चेक करो जरा, x1 + x2 चेक करो बेटा, 1 और 1 2, -1 और -1, तो ये x1 x2 है, सही है भाई, दैट इज 2 -1 -1 बिलोंग्स टू W, सही बात है, वो तो दिख ही रहा है वैसे भी। अगेन फिर से चेक करें, अगेन अगला वाला, ये वाला देख लें जरा रैंडमली, 4 -1 -3, हाँ जी कैसे निकालें? 4 -1 -3, 4 -1 -3 कैसे निकालें? x1 + 3x2, x1 + 3x2, चेक करो, x1 + 3x2, बेटा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, x1 + 3x2 ये 4 हो जाएगा, ये -1 और ये 3 से मल्टीप्लाई करो -3, तो देखो आ गया x1 + 3x2, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब इसको भी निकाला जा सकता था, मेंबर तो था ही, मेंबर ना लिख करके उसको टिक लगा दो। अब बताओ क्या हम कह सकते हैं कि एनी रैंडम मेंबर ऑफ W कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ x1 एंड x2? बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो बेटा फिर तो ये स्पैन भी कर दिया, जब स्पैनिंग भी हो गई, Li पहले से है तो बेसिस ही तो बनेगी, ये है कमाल की बात। ठीक है चलो मैं लिख देता हूं इस बात को लिख देता हूं, दैट इज एनी रैंडम मेंबर ऑफ W can be expressed as a linear combination. Any random member of W can be expressed as a linear combination of x1 and x2. So we can say that वो सेट का नाम क्या लिखा था हमने? सेट का नाम A लिखा था, इसका नाम A लिखा था। We can say that A spans W, बेटा A ने W को स्पैन कर दिया, ठीक है। अब बताओ फाइनल आंसर, सिंस A has Li vectors and A spans W, तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया? A is basis for W। लो काम बन गया, यही तो था। देखो एक तो ये Li है और दूसरा वो स्पैन भी कर रहे हैं, दोनों को मिला के बेसिस बन गई, तो बात सही हो गई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ लिखा था इतना इज अ बेसिस फॉर सब स्पेस W, हाँ जी ठीक हो गया। तो आपने एक बार नोटिस करी कि बेसिस में कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। आपको गलतफहमी क्यों हुई थी बेटा? आपने इसको भी आर क्यूब समझ लिया था, ये W आर क्यूब नहीं है, आर क्यूब का कोई सबसेट है, W इज द सबसेट ऑफ आर क्यूब, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। एक चीज और बताना जरा, इसमें एक सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड, बताना जरा इसका आंसर, ऑल्सो फाइंड डायमेंशन ऑफ W। चलो बताओ डायमेंशन ऑफ W बताओ। प्रकाश शर्मा, सर इतना सोचने में तो 1 मिनट लगेगा। हाँ तो 1 मिनट लगने दो, क्या दिक्कत है? 300 मिनट मिलते हैं, 65 ही क्वेश्चन करने हैं, 180 मिनट में 65 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर 1 मिनट लग भी रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, डायमेंशन ऑफ W क्या था? डायमेंशन याद आ गई? डायमेंशन नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस ऑफ W। हाँ जी, इसमें बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? 2 ही हैं, x1 और x2, तो इसकी डायमेंशन 2 है, डायमेंशन ऑफ W इज 2। जबकि अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लेता, देखो नोट में वाइल डायमेंशन ऑफ R क्यूब इज, ये कितनी थी?
3 थी, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब 3। क्यों थी? क्योंकि इसके बेसिस में 3 वेक्टर्स आए थे। इसके बेसिस में बेटा 3 वेक्टर्स आए थे, x1 x2 x3, जबकि इसके बेसिस में खाली 2 ही वेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन 2 है। तो बेटा इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? 3 टपल के एलिमेंट 3 टपल के होंगे, लेकिन इसका डायमेंशन 2 है, डायमेंशन इज 2। यहां लिख दें इस बात को, while its elements are in the form of ordered 3 tuple, while its elements are in the form of ordered 3 tuple। 3 टपल के एलिमेंट्स हैं, लेकिन डायमेंशन 2 थी। और आर क्यूब में तो एक ही बात है, कंफ्यूजन इसलिए तो आता है बच्चों को, इसके एलिमेंट भी 3 टपल के होंगे, डायमेंशन भी 3 है, तो बच्चे सोचते हैं लिंक एक ही चीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टपल अलग चीज है, डायमेंशन अलग चीज है। अभी क्लियर हो गई बात? हाँ भाई बच्चों जल्दी बताओ। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिला। आपने क्या नोटिस करा? वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट बराबर डायमेंशन। नहीं 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 नहीं, अगर डायमेंशन 3 है और वेक्टर्स li हैं, तब उसे आप बेसिस कहते हैं। बेसिस कैसे हुआ एक बार और बता दीजिए बेटा। बेसिस में 2 बातें आपको देखनी थी। पहली चीज आपको इंडिपेंडेंसी चेक करनी थी वेक्टर्स की, जो आपने कर ली थी। दूसरा आपको स्पैनिंग देखना था, वो अभी मैंने स्पैनिंग भी करके दिखा दिया। जब दोनों चीजें मैच हो गई तो आप कह देते हैं वो बेसिस बन गई। बस इतना सा था। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी एग्जाम का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। बढ़िया। अब आगे किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक अगर ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शन अप्रोच से बेटा आराम से निकाला जा सकता है। अगर ऑप्शंस दिए हैं K1 K2 पूछा है तो ऑप्शन अप्रोच यूज कर ले जाओगे आप। सही है यहां तक? ओह थैंक यू, अभी नहीं आना चाहिए। वैसे मैंने कहा था आधे घंटे पहले छुट्टी होगी, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, छुट्टी थोड़ी जल्दी कर ही दूंगा। हाँ देखो ये भी था, इस वजह से कौन सी बेसिस नहीं है, तो कौन सी बेसिस नहीं है उसमें आपने दिमाग क्या लगाया कि आर क्यूब का डायमेंशन 3 होता है। आपको मालूम है आर क्यूब का डायमेंशन 3 होता है, तो आपने बस चेक कर लिया कि जहां इंडिपेंडेंसी होगी वही बेसिस होगा। इनमें से जहां इंडिपेंडेंसी दिखेगी वही बेसिस होगा। तो इन दोनों में डिपेंडेंसी दिख रही थी, ऑप्शन बी ऑप्शन सी में, तो इसलिए उनको बेसिस से मना कर दिया। खैर, और वो जो K1 K2 K3 है बेटा, अगर ऑप्शन अप्रोच नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो कन्वेंशनली करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिकल के कन्वेंशनल पेपर में भी आता है ये। तो K1 K2 K3 गॉस एलिमिनेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। बढ़े आगे। हाँ अब आपको शुरुआत से देखो दिख रहा होगा चीजें। 1-2 मिनट का रिवीजन, फिर एक आध चीज और देखेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। हाँ लीनियर स्पेन शुरुआत से देखो। एक चीज और लिखनी थी आपको, आपके लिए, आपको नहीं आपके लिए। कहाँ पे लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ। 4 देखो, 5th पॉइंट अभी जो सीखा था। इफ V is a vector space, if V is a vector space and W is a subset of V, if V is a vector space and W is a subset of V, such that W is also vector space। क्या कह रहे हैं? एक V is a vector space and W is a subset of V, such that W is also a vector space, then W क्या कहलाता है? W is called subspace, then W is called subspace of V। अब यही सबस्पेस नाम का शब्द आप परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने फिर से लिखा दिया। हाँ जी लिख लो, W is called subspace of V। बढ़े आगे। शिव कुमार सर लास्ट पेज को एक बार और बोल दीजिए। अच्छा भैया लाओ बोल देते हैं। कहाँ गया? कौन सा? अच्छा लास्ट पे थैंक यू एक बार और बोलना है। लास्ट पेज तो थैंक यू है। ये क्वेश्चन था, ये है सामने क्वेश्चन। बेटा सिंपल सी बात, इसमें मुझे लगता है कि शुरुआत से आप देख नहीं पा रहे थे। सिंपल देखो, आप सब स्पेस के हिसाब से देखो। आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस होता है और W इसका कोई सबसेट है। W इस आर क्यूब का सबसेट है। क्यों? आर क्यूब के अंदर तो देखो, आर क्यूब के अंदर तो ये वाला एलिमेंट भी होगा 2 - 3 4, लेकिन ये वाला एलिमेंट W के अंदर नहीं होगा। रीजन, W के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें इस एलिमेंट का सम 0 होना चाहिए। इसमें एलिमेंट का सम 0 नहीं है, तो कह सकते हैं कि W इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब, सो W इज अ सबस्पेस, इसीलिए इसको सबस्पेस लिखा हुआ है।
यहाँ तक सही हो गया। तो अब हमें इसके W के ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ये वाली कंडीशन। तो हमने कंडीशन के हिसाब से एलिमेंट्स रैंडमली लिख लिए, रेंडमली आ गए। उनमें से पहले दो मेंबर मैंने वही लिखे जो क्वेश्चन में दिए गए थे, 1 -1 0 1 0 -1, देखो ले लिए। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने और भी बहुत सारे मेंबर्स लिख डाले इसके, है ना। इन सारे मेंबर्स में मैंने एक बात ध्यान रखी कि एलिमेंट्स का सम कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कहा है तो 0 होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ये वाली चीज बेसिस है कि नहीं। तो बेटा सबसे पहले तो क्या ये x1 x2 li है, बेटा ये बताओ x1 x2 li है। ऑब्जर्वेशन मेथड से जान लिया कि हाँ li है। बस हमें एक चीज और देखनी है कि अगर ये स्पैनिंग भी कर रहा हो, मतलब स्पैन कर रहा हो, ये वेक्टर स्पैन करता हो w को, इसका क्या मतलब है कि वेक्टर ए स्पेंस W, मतलब W के किसी भी मेंबर को आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, किसी भी मेंबर को। तो मैंने चेक करके दिखाया, देखो एक रैंडम मेंबर लिया, देखो निकाल दिया x1 x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से। दूसरा रैंडम मेंबर लिया, x1 x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से निकाल दिया, हो गया। इसका मतलब ऐसा बहुत बार हो सकता है, हो सकता है तो हम कह देंगे स्पैनिंग हो गई। इसी को तो कहते हैं किसी भी रैंडम मेंबर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो तो स्पैनिंग हो गई हमारी। तो जब li आपने पहले ही प्रूव कर दिया और अभी अभी आपने कहा स्पैनिंग भी आपने प्रूफ कर दी, तो li और स्पैनिंग दोनों हो गई, इसका मतलब वो बेसिस बन गई। तो यही बात इन्होंने ट्रू और फॉल्स में पूछी थी बेटा, यही बात आपने ट्रू एंड फॉल्स में पूछी थी। इन्होंने पहले में कहा था बेसिस है कि नहीं, और दूसरे में कहा था li तो है लेकिन स्पैन नहीं कर रहा। तो स्पैन कर रहा है, हमने प्रूफ करके दिखाया स्पैन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन से एक नई बात क्या सीखे बेटा, नई बात ये सीखे कि आर क्यूब का कोई सबसेट है। आर क्यूब की डायमेंशन तो 3 है, लेकिन अगर आर क्यूब का कोई सबसेट है तो जरूरी नहीं है उसकी डायमेंशन 3 हो बेटा, उसकी डायमेंशन 2 भी हो सकती है। देखो सामने 3 टपल के एलिमेंट्स हैं लेकिन डायमेंशन 2 भी हो सकती है। सही हो गया। हाँ जी। अब बेटा ये अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये बेसिस के बारे में बेटा आपको जितना जानना था उससे ज़्यादा जान लिया। हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट। जैसे वो नहीं होती है, पहले आप सलमान खान की मूवीज़ देखो, फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत हॉलीवुड की मूवीज़ देखो, तो सलमान खान की मूवीज़ नॉर्मल सी लगने लगती हैं। मैं सलमान खान की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ तब वो नॉर्मल लगने लगती हैं। और फिर हॉलीवुड की मूवीज़ में भी अगर आप टेनेंट देख लो, टेनेंट या इंटरस्टेलर देख लो, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया। टेनेंट 2 बार से पहले समझ में नहीं आई, तीसरी बार में समझ में आना शुरू हुई। इंटरस्टेलर तीसरी बार में समझ में आना शुरू हुई। तो वही चीज़ है, ये इंटरस्टेलर और टेनेंट नाम की मूवीज़ हमने आपको दिखाई, तभी हल्की फुल्की नींद भी आई। अगर आप एक बार और देखो, हॉलीवुड की जो टॉप मोस्ट की मूवी है क्रिस्टोफर नोलन, उसकी मूवीज 2 बार देखने के बाद ही समझ में आ सकती है। तो इस चैप्टर में हम क्रिस्टोफर नोलन का रोल प्ले कर रहे थे। सही हो गया ना, इसलिए आ रही थी नींद, इसलिए आ रही थी। हल्की फुल्की सलमान खान की मूवीज देख देख के आदत पड़ी हुई थी आपको। चलो नोलन सुप्रीमेसी, हाँ हाँ बेटा वही चीज है अंकित, जानते हो आप। टेनेंट ही तो कह रहा हूँ मैं, टेनेंट सबसे टफ मूवी थी वो। ओपनहाइमर बहुत बढ़िया। अब सही हो गया। चलो बेटा अब बातें ना करें, हम सेशन को एंड कर रहे हैं, और सेशन तो एंड हो ही गया। कल तो नहीं, अब हम लोग मंडे को कैलकुलस शुरू कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मंडे को कैलकुलस शुरू होने जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे कम ही पढ़ना है। आप छोड़ भी सकते हो, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। पूरे इतिहास में 2 या 3 बार क्वेश्चन आया है, खाली इलेक्ट्रिकल में 1 बार इसी में। तो जरूरत क्या है ये सब जानने की, है ना। पर सिलेबस का हिस्सा था, एज ए टीचर मेरा रोल था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। मेरी एडवाइस है, अगर जरा भी आपको कंफ्यूजन है बिल्कुल छोड़ दो, मान के चलो आज का लेक्चर हुआ ही नहीं है, खत्म बात। चलो थैंक यू बेटा, हम लोग मंडे को मिलते हैं। कोई डाउट है क्या आप लोग के? ईएससी में इतना ही है ना सर, इतना भी नहीं है। आज तक ईएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया वेक्टर स्पेस का। बेटा आज से पहले भी मैंने 22 घंटे मैथ पढ़ाई है आपको, 22 घंटे, है ना। नहीं 24 घंटे, आज तो 13वां लेक्चर था। तो उन पे ज़्यादा फोकस करो। टेस्ट का टाइम संडे को, वो बेटा वहीं देख लो, वो हमें नहीं पता कितने बजे। हाँ पर इस संडे को टेस्ट है, ये बात सही है। पूरा मैट्रिक्स अलजेब्रा का टेस्ट है, बिल्कुल सही बात है बेटा, टेस्ट है मैट्रिक्स अलजेब्रा का, तो उसको अच्छे से दीजिए। और उसका वीडियो सोल्यूशन भी हमने डाल रखा है। थर्ड ई ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में? हाँ जी एजे बेटा लगा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लगा सकते हैं। ट्रिपल और डायमेंशन में कंफ्यूजन है सर, प्लीज एवेलुएट मोर। अभिषेक सूर्यवंशी, बेटा सूर्यवंशी मूवी ना देखो, पहले आप हमारा इस वीडियो को दोबारा देख लो। अगली बार जब सूर्यवंशम आ रही हो तो उसको ना देख के हमारा वीडियो दोबारा देख लेना।
मेरा डाउट प्लीज गेट कैलकुलेटर से पॉलिनोमियल वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि ये वाली है 55 तब। अमन बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपके हाथ में होता है उससे तो शायद निकला है, लेकिन जो गेट में जो कैलकुलेटर होगा वर्चुअल उससे नहीं निकाल सकते। अमन कुमार वर्मा उससे नहीं निकाल सकते। अगर निकाल रहे होते तो हम बता ही ना देते। हाँ जी वैशाली शर्मा बेटा, एक ही सिंगल स्टेप में यू कैन नॉट यूज बोथ द ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, कॉलम ऑपरेशन एंड रो ऑपरेशन। वन बाई वन लगा लो आप, वन बाई वन लगा लो आप। पहले एक स्टेप में रो ऑपरेशन लगा लो, अगले स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही स्टेप में मत करना। सर ये अलग ढंग की टॉपिक थी। बागड़ बिल्ला, हाँ बेटा ये अलग ढंग की टॉपिक थी बिल्कुल। जो हायर मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है ना रिसर्च लेवल की, बेटा वो यहीं से स्टार्ट होती है, वेक्टर स्पेस से। सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, 100% छोड़ा जा सकता है। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कैसे की जाती है, मंडे को मुझे हल्का सा याद दिलाना, मैं बताऊंगा उस दिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में तैयारी करने का तरीका क्या होता है। एजे ऑप्शन अप्रोच ये सब क्वेश्चंस के लिए सही होता है, हाँ आनंद कुमार इसीलिए तो ऑप्शंस बना के दिए जाते हैं। ऑप्शन अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, अगर ऑप्शंस मौजूद हैं तो। एक सेकंड है, मैसेज बहुत जल्दी ऊपर भाग गया। सर सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस विल मैटर वाइल फॉर्मिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नहीं बेटा मैट्रिक्स अलजेब्रा में तो नहीं करती है सीक्वेंस, लेकिन अगर आप इसको वो गॉस सीडल मेथड और गॉस जैकोबी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं प्रशांत, बेटा गॉस सीडल और गॉस जैकोबी मेथड लीनियर उसमें न्यूमेरिकल टेक्निक्स में आएगा, तो वहां पर सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस मैटर करेगी। प्रशांत बेटा आप सुन लो, सीक्वेंस आपने पूछा है कि सर सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस विल मैटर वाइल फॉर्मिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, हाँ जी हाँ, यहाँ इस चैप्टर में मैटर नहीं करेगी, किसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में या मैट्रिक्स मेथड में, लेकिन अभी एक में दो मेथड और आएंगे न्यूमेरिकल टेक्निक्स में, गॉस सीडल मेथड गॉस जैकोबी मेथड, वहां पे मैटर करेगी, तो वहां सिखाऊंगा आपको। वो कब आएगा, न्यूटन रेफसन ट्रेपेजॉइडल वो वाले जो चैप्टर होते हैं ना वहां पे आएगा गॉस सीडल गॉस जैकोबी मेथड। स्वागता चक्रवर्ती, बिल्कुल स्किप कर सकते हो, मैं तो मैंने आपको आप लोगों की खुशी के लिए बता दिया कि बाद में टेलीग्राम पे आप मैसेजों की बाढ़ लगा देते, सर ने वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लो पढ़ा दिया, अब करके दिखा लो। इसको अगर मैं एक्चुअली सुनो, एक्चुअली में बेटा अगर मैं दो चार लेक्चर इसके और ले लूं तो शायद पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन जब एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है ही नहीं जरूरी, तो इतना बहुत था। रोटेशनल मैट्रिक्स के टॉपिक को छोड़ सकते हैं संदीपन बेटा, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच और सिविल के हैं तो अब मत छोड़ना रोटेशनल मैट्रिक्स, वो तो बहुत आसान था, फॉर्मूला बना के करा दिया था, तो वो तो बहुत आसान था, तो फिर क्या दिक्कत है रोटेशनल मैट्रिक्स, संदीपन क्यों छोड़ना चाह रहे हो। मैकेनिकल सिविल के हो तो बिल्कुल मत छोड़ना। अच्छा स्टडी सेटिस्फेक्शन पे भी बात करना चाह रहे थे, स्वागत सूर्यवंशी, हाँ कर लेंगे अगले दिन। सर रिवीजन एफिशिएंट वे में कैसे करें, बस कॉपी उठाओ और पढ़ना शुरू करो, बस यही है एफिशिएंट वे में रिवीजन करने का तरीका। कॉपी उठाओ पढ़ना शुरू करो, तब तक पढ़ते रहो जब तक कि हो ना जाए, एक ही दिन में नहीं टुकड़ों में, थोड़ा थोड़ा पढ़िए रोज, थोड़ा थोड़ा पढ़िए रोज। अमन कुमार वर्मा, सर कैलकुलस का कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा मंडे को, जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो अभी से जानने की जरूरत नहीं है। सर वो मैं रिवाइज करके आना चाहता हूँ, इसलिए आप जानते ही नहीं हो आपको रिवाइज करना क्या है, इसलिए कुछ नहीं, आप खाली मैट्रिक्स को रिवाइज करिए, मैट्रिक्स के टेस्ट की तैयारी करिए, और समय मिले तो एंजॉय करिए। सेट मैक्स पर सूर्यवंशी मूवी देखो, सूर्यवंशम। अंडर डिटरमाइंड, अंडर डिटरमाइंड सिस्टम का मतलब इजी लगाएंगे, क्या मतलब हुआ अमन गुप्ता, इजी लगाएंगे मतलब, अरे अंडर डिटरमाइंड में यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल पाता, बस ये बात हमने बताई थी। अच्छा एडवर्ड ने उसका आंसर दे दिया अमन गुप्ता के क्वेश्चन का आंसर, कि जब नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल, शाबाश थैंक यू एडवर्ड। अभी तक आप लोग मुझे थैंक यू बोलते थे, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उसको आंसर दिया मेरे बिहाफ पर। अब मैं लिखूंगा MAG, मजा आ गया। अभिषेक सूर्यवंशी,
सिविल के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर, अभी तक जो पढ़ाए हैं, फालतू के क्वेश्चनों का आंसर मैं नहीं देता। ठीक हो गया, ये फालतू का ही तो है। अगर आपके यहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती तो मैं खुद ही बता देता, तो इसको एक्स्ट्रा कंफर्म करने की जरूरत क्या है। सर मेरा 1993 का क्वेश्चन आंसर कीजिए। ऊपर चका गया, पता नहीं क्या बोलो, ऊपर चका गया। पहले लैंग्वेज सही लिखो, हमें नहीं समझ में आई आपकी बात। वाह, राजी रिजवी कह रहे हैं प्यार टू यू सर। लव यू सर को लिख रहा है, प्यार टू यू सर। सेम दी बेस्ट। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ एडिशन वाले क्वेश्चन में केस वन में 40 और 10 नहीं बेटा, 40 और 28। 40 मल्टीप्लिकेशन 40 आएंगे उसमें केस वन में, और एडिशन 28 आएंगे। जबकि रियल आंसर सेम दी बेस्ट उसका क्या था, 36 और 26। सर पुराना पीवाईक्यू लगाना फ्रूटफुल है या नहीं बेटा, 2005 से पहले वाले मत लगाओ, 2005 के आगे वाले लगा लो बस सफिशियंट है। 2005 के आगे वाले, उससे पुराने मत लगाइए। हमें जरूरी लगेगा तो हम लगवा देंगे, आप मत लगाइए। सर 1993 वाले क्वेश्चन में आपने लेमडा जीरो क्यों लिया बेटा, लेमडा इंटू अल्फा बराबर जीरो आया था, अल्फा कैन नॉट बी जीरो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अमन बेटा उसमें अल्फा जीरो नहीं हो सकता था, इसलिए लेमडा को जीरो लेना पड़ा। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है और अल्फा जीरो नहीं है तो दूसरा नंबर बट नेचुरल जीरो होगा ही होगा। चलो भाई, अब जा करके डाउट इन बच्चों के खत्म हो गए, अब सारे डाउट मैंने रीड कर लिए। एक आध इधर उधर के डाउट थे, जैसे कि कैलकुलस में मंडे को क्या पढ़ाएंगे, या सिविल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब बेकार के डाउट है। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। डीपीपी 2 बेटा वीडियो सोल्यूशन बना देंगे, उसमें देख लेना। डीपीपी 2, डीपीपी 3 का वीडियो सोल्यूशन हम ही ने बनाया है, सुन लो। डीपीपी 2 का वीडियो सोल्यूशन हम ही ने बनाया है, ठीक है। तो 3 का, तो इसलिए जो है 3 का वीडियो सोल्यूशन देखना, 2 का हम फिर बना देंगे। ये क्या कह रहे हैं, मैंने रिकॉर्डेड देखता हूँ ज़्यादातर आपके लेक्चर्स, मज़ा आया फर्स्ट टाइम, अच्छी बात है गगन। कभी लाइव भी आ जाया करो, कभी लाइव भी मुलाकात कर लो, हमेशा रिकॉर्डिंग में ही मुलाकात करते हो। ऋतक सागर बेटा सोल्यूशन जब बना देंगे तब कर लेना, देख लेना वहां से। अमन गुप्ता सर लेमडा तो आइगन वैल्यू है नॉन जीरो, क्यों नॉन जीरो डिफाइन क्यों है, आइगन वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है। आपसे किसने कहा कि आइगन वैल्यू नॉन जीरो होती है, आइगन वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, आइगन वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, तभी तो डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है। बेटा कहा था जीरो इज एन आइगन वैल्यू इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो इसका मतलब जीरो आइगन वैल्यू पॉसिबल है। आनंद कुमार सर पीवाईक्यू सेशन भी चलेगा लास्ट में, हाँ लास्ट में चलेगा रिवीजन में, या तो यूट्यूब पे हम पीवाईक्यू सेशन लेके आएंगे, या फिर दिसंबर जनवरी में पीवाईक्यू सेशन लेके आएंगे। सेम दिवस, ये आपने अपने मन से डिसाइड कर लिया है, सुन लो, ये आपने अपने मन से ऐसा डिसाइड कर लिया कि पहले में 40 मल्टीप्लिकेशन मिनिमम आ रहे हैं, दूसरे में एडिशन मिनिमम आ रहे हैं, तो कौन सा लेंगे। जब क्वेश्चन डिजाइन होंगे तो एक ही जगह से दोनों आ जाएंगे, ध्यान रहे। और अगर मिनिमम एक जगह से पहला दूसरी जगह से दूसरा आ रहा है तो दोनों जगहों से ले लो। वो आपसे दोनों बात नहीं पूछेंगे, या तो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे या मिनिमम एडिशन पूछेंगे। तो जिस जगह से एडिशन मिनिमम आ रहा है वहीं से ले लेना, और जिस जगह से मल्टीप्लिकेशन मिनिमम आ रहा है वहां से ले लेना। अभी ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने खुद से बना लिया। आपकी शायरी फेमस है सर यूट्यूब पे, हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे कुछ कट करके डाल देते हैं। शिव कुमार का DPP 3, हाँ उसका उसका DPP 3 अपलोड हो गई है बेटा, देख लेना। DPP 3 वैभव तिवारी अपलोड हो चुकी है। कह रहे सर आपकी शायरी फेमस है, तो दूसरा कह रहा है सर एक यहाँ भी हो जाए। अच्छा सर, एक शायरी यहाँ भी हो जाए, अच्छा जी। कभी तो आओगे कब्र पे मेरी आंसू बहाने, कभी तो आओगे कब्र पे मेरी आंसू बहाने, कफन बिछा के ना पीटा तो नाम पुनीत शर्मा नहीं। ठीक है, हाँ जो शायरी सुनना चाह रहे थे बिना मेरे मन के, आप सुन लो। अब सही है, ये दो दो बच्चे इरशादबाजी कर रहे हैं ना, इनके साथ यही होना चाहिए। चलो बेटा आप थैंक यू, अब मैं कुछ नहीं सोच सुन रहा, अब जा रहा हूँ।